41 इशिका की जलन और खतरनाक इरादे। तनिषा से मिलने के बाद इशिका बिल्कुल फ्री थी, क्योंकि आज शूटिंग तो थी नहीं, इसलिए वो सेट पर भी नहीं जा सकती थी और श्रेया भी अभी ऑफिस में ही होगी और ऋषु स्कूल में। इसलिए इशिका सोचने लगी कि टाइम पास के लिए क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तुरंत आदित्य को फोन करती है। आदित्य एक ही बार में उसकी कॉल पिक करते हुए बोला, हाँ बोलो, क्या हुआ। इशिका कहती है, आदि मैं बोर हो रही हूँ। उसकी बात सुन आदित्य मुस्कुराकर कहता है, तो जाओ शॉपिंग कर लो। लड़कियों के लिए टाइम पास करने का सबसे बेस्ट तरीका है ये। उसके सुझाव को सुन इशिका पाउट करते हुए बोलती है, लेकिन अकेले में शॉपिंग करना भी बोरिंग ही लगता है मुझे। और वैसे भी मैं कुछ टाइम पहले ही तो शॉपिंग गई थी ऋषु के साथ। फिर आदित्य कहता है, तुम इतनी ही फ्री हो तो मैं नताशा से कहकर तुम्हारे लिए कोई एक्टिविटी अरेंज करवा देता हूँ। नताशा इशिका की मैनेजर थी जो कि बहुत ही ज्यादा होनहार थी। और ऐसा हो भी क्यों न, आखिर उसे आदित्य ने जो इशिका के लिए पर्सनली हायर किया था, उसकी काबिलियत इशिका से छिपी नहीं थी, इसलिए तो वो उसको खुद के काम को मैनेज करने दे रही थी। आदित्य तो इशिका के लिए एक असिस्टेंट भी हायर करना चाहता था, लेकिन रूपाली की बातों में आकर उसने आदित्य को मना करके उस दिया को हायर करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और न जाने अपनी कितना ही नुकसान करवा बैठी। उस दिया की वजह से इशिका न जाने कितनी बार मुश्किलों में फंसी थी, लेकिन हर बार आदित्य या नताशा ने उसको बचा ही लिया था। इशिका नताशा को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स करना चाहती थी, लेकिन फिलहाल नताशा कुछ पर्सनल काम में बिजी थी, इसलिए वो अभी तक उससे नहीं मिली थी। इशिका आदित्य की बात सुन फिर से पाउट करते हुए कहती है, आदि तुम समझ नहीं रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आदित्य हार मानकर उससे पूछता है, तो तुम खुद ही बता दो कि तुम क्या कहना चाहती हो। इशिका फिर एक तिरछी स्माइल करते हुए कहती है, क्या मैं आपकी कंपनी आ सकती हूँ। उसकी बात सुन आदित्य के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और वो बोला, इसमें पूछने वाली क्या बात है, ये तुम्हारी ही कंपनी है, तुम्हारा जब मन करे तब आ सकती हो। उसकी बात सुनकर एक्साइटेड होकर कहती है, ओके, तो फिर मैं अभी आ रही हूँ। आदित्य उसकी बात में एक्साइटमेंट महसूस कर खुश हो जाता है। अगर ये बात इशिका ने हफ्तों पहले कही होती तो शायद आदित्य को उसकी बात सुनकर एक बहुत ही बड़ा झटका लगता, लेकिन उसके मुंह से ऐसा कुछ सुनना आदित्य के लिए कोई हैरानी वाली बात भी नहीं थी। लेकिन तुम एग्जिट से एंट्री करना, क्योंकि वहां मेरी पर्सनल एलिवेटर है, जो कि डायरेक्ट मेरे केबिन के फ्लो पर आकर ही रुकती है। और हाँ, आते ही मुझे मैसेज कर देना, मैं वरुण को तुम्हें पिक करने भेज दूंगा, आदित्य ने कहा। इशिका उसकी बात सुनकर कहती है, ओके। कपूर्स इंडस्ट्रीज। करीब 1 घंटे बाद इशिका वहां पहुंचती है। जब वो अपनी कार से निकलकर सामने उस गगनचुंबी इमारत को देखती है तो बहुत प्राउड होकर खुद से ही कहती है, देख इशिका, ये है वो जगह जहां से बैठकर तेरा पति पूरे देश पर राज करता है और फ्यूचर में तेरा बेटा करेगा। इतना कहकर वो अपने सनग्लासेज और मास्क निकलकर कार से उतरती है और डायरेक्ट एग्जिट पॉइंट पे पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो सबसे पहले आदित्य को मैसेज करती है और थोड़ा आगे बढ़ती ही है कि तभी वहां खड़ा एक नौजवान गार्ड इशिका को रुकने का इशारा करते हुए कहता है, सॉरी माम, लेकिन आप यहां से अंदर नहीं जा सकती, ये हमारे सर की पर्सनल एलिवेटर है, आप एंट्री गेट से ही एंट्री कर सकती है, यहाँ से नहीं। इशिका उसकी बात सुनकर सोचती है कि उस गार्ड को उसके बारे में पता नहीं होगा, इसलिए वो कहती है, देखिए मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं आपके सर को अच्छे से जानती हूँ। उसकी बात सुन वो गार्ड एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहता है, हमारे सर को पूरे देश में सभी जानते हैं। इशिका उसकी बात सुन अपनी बेवकूफी पर हंसती है। वो गार्ड सही ही तो कह रहा था, आदित्य को पूरे देश में सब जानते हैं। उससे अपनी बात कहने में गलती हो गई थी, इसलिए वो बोली, मेरा मतलब है कि आपके सर और मैं एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, इसलिए अब आप मुझे जाने दीजिए। लेकिन वो जिद्दी गार्ड फिर से बोलता है, यही बात दिन में 50 लड़कियां कहती है, तो क्या मैं सबको अंदर जाने दूं? सारी लड़कियां ये सिक्योरिटी को किसी न किसी बहाने से पास करके अंदर आ ही जाती है और ऐसा प्रिटेंड करती है को आदित्य सर को बहुत अच्छे से जानती है वो। इशिका उसकी बात सुन बहुत हैरान हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि उसका पति तो वाकई बहुत ज्यादा पॉपुलर है लड़कियों के बीच। वो मन ही मन उन लड़कियों को कोसती है कि दिन में उनको कोई और काम नहीं होता क्या, जो कि उसके पति के मिलने अपनी लार टपकाते हुए चली आती है। और कैसे वो बेशर्मों की तरह इतना बड़ा झूठ बोल देती है कि आदित्य इनको अच्छे से जानता है। अरे आदित्य तो कभी उनके सपनों में भी नहीं जाता होगा। फिर वो अपना मास्क और सनग्लासेज उतारकर गार्ड से कहती है, सी, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं बल्कि इशिका मेहरा हूँ, तुम मुझे जानते तो होंगे ही। उसका चेहरा देखकर वो गार्ड उसको खूबसूरती में एक पल के लिए खोसा जाता है, लेकिन तभी वो जल्दी से इशिका से कहता है, हाँ मैं आपको जानता हूँ, लेकिन आप वो पहली एक्ट्रेस नहीं है जो यहाँ हमारे सर से मिलने आई है। आपसे बड़ी एक्ट्रेसेस भी यहाँ अक्सर आती रहती है, और सिर्फ एक्ट्रेसेस ही नहीं बल्कि और भी फील्ड की बेस्ट लेडीज यहाँ आती रहती है। गार्ड की ये बात सुनकर इशिका झेप गई।
उसे गुस्सा आता है ये सुनकर कि देश की सभी औरतें उसके पति के पीछे ही पड़ी थी। इशिका के तो मन कर रहा था कि वो उन सभी को पकड़कर उनका मुंह नोच दे, उनकी शक्ल इतनी बुरी तरह से बिगाड़ दे कि कभी आईने में खुद की शक्ल देखने की हिम्मत तक न करे। काम से कम फिर वो उसके पति के सामने जाने की कभी सपने में भी नहीं सोच सकेंगी। तभी एलिवेटर का गेट अचानक से ही ओपन होता है और उसमें से वरुण बाहर आता है। इशिक को अपने सामने देखकर वरुण को यकीन होता है कि उसके बॉस सच हो कह रहे थे जब उन्होंने उसे यहाँ इशिका को पिक करने भेजा था। वरुण फिर इशिका के सामने आकर उसको रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए कहता है, गुड आफ्टरनून मैडम, सर ने मुझे आपको रिसीव करने के लिए भेजा है। उसकी बात सुनकर वो गार्ड बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो अच्छे से जानता था कि वरुण आदित्य का पीए था। कंपनी में आदित्य के बाद सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड अगर कोई था तो वो वरुण हो था। और वरुण को बात से ये क्लियर था कि इशिका सच कह रही थी। इसलिए गार्ड थोड़ा घबराकर बोला, आई एम सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था कि आदित्य सर आपको जानते हैं। मुझे लगा कि आप भी बाकियों की तरह है इसलिए मैंने आपको रोका। उसकी बात सुन इशिका किच्छा कहती कि उससे पहले ही वरुण बोला, क्या तुमने मैडम को अंदर जाने से रोका? तुम्हें पता भी है कि ये इस कंपनी की मालकिन है, ये आदित्य सर की वाइफ है। वरुण की बात सुनकर तो उस गार्ड की डर के मारे हालत खराब हो गई। उसे लगा कि अब तो उसकी नौकरी गई। वो जल्दी से इशिका के सामने हाथ जोड़कर बोला, मैडम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप सर की वाइफ है। प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालना, मेरे बीवी और बच्चे सड़क पर आ जाएंगे, प्लीज मैडम प्लीज। अचानक से उसको गिड़गिड़ाता देख इशिका हैरान हो जाती है और जल्दी से उसे रोकते हुए कहती है, अरे कोई बात नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगी। इशिका की बात सुन उस गार्ड की जान में जान आई और उसने अपने हाथ जोड़े हुए ही पूछा, आप सच कह रही है ना? आप सच में मुझे नहीं निकालेंगी ना? आप मुझसे गुस्सा है तो मुझे मार लीजिए लेकिन मुझे नौकरी से मत निकालना। इशिका उसको यूं रहम की भीख मांगते देख थोड़ी सख्त आवाज में बोली, सबसे पहले तो तुम मुझसे ये विनती करना छोड़ दो। उसकी बात सुनकर वो गार्ड तुरंत अपने जुड़े हुए हाथ खोलकर सीधा खड़ा हो जाता है। फिर इशिका आगे कहती है, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ इसलिए तुम्हें काम से नहीं निकल रही हूँ बल्कि तुम्हें एक और काम सौंप रही हूँ। उसकी बात सुन वो गार्ड जल्दी से बोला, हाँ मैडम आप बोलिए ना, आप जो कुछ भी बोलेंगी वो मैं करूंगा। इशिका एक डेविल स्माइल के साथ कहती है, नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ कोई भी लड़की आए तो उसे कह देना कि अगर दोबारा मेरे पति के बारे में कभी सोचने की कोशिश भी की तो मैं उनका मुंह नोच लूंगी और उनके बालों को काट कर, उन्हें गंजा करके, उनके मुंह पर कालिक पोत कर, उन्हें जूतों की माला पहनाकर सारे आम रोड पर घुमाऊंगी। इशिका की बात सुनकर वरुण और उस गार्ड के तो रोंगटे खड़े हो गए। इशिका के खतरनाक इरादे जानकर वो दोनों तो बेचारे अपने मन में ही प्रार्थना करने लगे कि अब आगे आदित्य से मिलने कोई नहीं आए। लेकिन वो गार्ड कहता है, जी मैडम मैं कह दूंगा उनसे, आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी को भी आदित्य सर से मिलने नहीं दूंगा। गुड, इशिका मुस्कुराकर कहती है और फिर वरुण को चलने का इशारा करती है। फिर वरुण उसे लेकर एलिवेटर से आदित्य के ऑफिस फ्लोर पर पहुंच जाता है। इशिका जब आदित्य के रूम में जाती है तो आदित्य वही अपनी चेयर पर बैठे कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था। इशिका को देखकर वो तुरंत अपना सारा काम छोड़ अपनी सीट से उठा और मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बहुत जेंटली बोला, आ गई तुम। लेकिन इशिका ने उसका सवाल का जवाब नहीं दिया क्योंकि उसके मूड बहुत खराब हो चुका था और इसलिए उसने आदित्य से कहा, आपने मुझे एग्जिट से क्यों बुलाया? इसलिए क्योंकि आप कंपनी में सबसे हमारे रिश्ते का सच छिपाना चाहते थे, या इसलिए क्योंकि आप मुझे बताना चाहते थे कि आप पर कितनी लड़कियां फिदा है और कितनी लड़कियां रोज यहाँ आपसे मिलने आती है? इशिका का सवाल सुन और उसका ये गुस्सा देख आदित्य हैरान हो गया, लेकिन उसके सवाल को सुनकर वो उसके गुस्से की वजह समझ गया था, इसलिए उसने कहा, मैंने आपको एग्जिट से इसलिए बुलाया क्योंकि आप ही हमारे रिश्ते का सच दुनिया से छिपाती है। इशिका उसकी बात सुन थोड़ा शांत हो जाती है क्योंकि आदित्य ने एकदम सही कहा था, लेकिन वो अब भी उन लड़कियों के बारे में सोचकर थोड़ा गुस्से में थी। आदित्य ने उसको देखकर उसके मन की बात जान ली और इशिका की कमर पे हाथ रख उसको खुद की ओर खींचा, जिससे इशिका के हाथ उसके सीने पर आ गए। आदित्य ने फिर अपने एक हाथ से इशिका के गाल को जेंटली पकड़ते हुए कहा, और रही बात उन लड़कियों की जो कि मुझसे यहाँ रोज मिलने आती है, तो तुम जानती हो कि मेरी आंखों में उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, तभी वो मेरे कंपनी के अंदर तक एंटर नहीं कर पाती। उसकी बात सुन इशिका को भी एहसास हो जाता है कि वो बेकार में ही गुस्सा हो रही थी। आदित्य तो सिर्फ उससे प्यार करता है और वो लड़कियां अगर गलती से उसके सामने भी आ गई तो भी आदित्य उन्हें एक नजर उठाकर देखेगा तक नहीं। इसलिए वो अपनी नजरें झुकाकर कहती है, आई एम सॉरी, मुझे यूं ओवरएक्ट नहीं करना चाहिए था। इशिका की बात सुन आदित्य मुस्कुराकर उसके फोरहेड पर किस करके कहता है, डोंट बी सॉरी बिकॉज आई लाइक्ड योर रिएक्शन। उसकी बात सुनकर इशिका एक चाल की भरी मुस्कुराहट से कहती है, बट डोंट वरी, मैं उनका इंतजाम करके आई हूँ।
आज के बाद किसी की भी हिम्मत नहीं होगी यहाँ लौटकर आने की। आदित्य ने कन्फ्यूजन ने पूछा, ऐसा क्या किया तुमने? इशिका बोली, ज्यादा कुछ नहीं, बस उस गार्ड को उन्हें ये बताने के लिए कि दिया कि तुम मैरिड हो। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आदित्य उसको आंखों में आंखें डालकर बहुत सीरियस टोन में कहता है, मेरा बस चले तो मैं पूरी दुनिया के सामने अनाउंस कर दूं कि मैं मैरिड हूं और तुम मेरी पत्नी हो। और पूरी दुनिया से ये कह सकूं कि तुम सिर्फ मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। आदित्य की बात सुनकर इशिका की पलकें शर्म से झुक गई। वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही जा रहे होते हैं कि तभी अचानक से कोई डोर नॉक करता है, जिसे सुन आदित्य और इशिका हड़बड़ाते हुए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तभी गेट खुलता है और वरुण अंदर आता है। वैसे तो वो हमेशा ही बिना नॉक किए हो आ जाता था, लेकिन आज उसने इसलिए नॉक किया क्योंकि इशिका भी वहां थी। वरुण के हाथ में एक कॉफी और ढेर सारे स्नैक्स देख इशिका बहुत खुश होते हुए उससे कहती है, ओह दैट्स सो स्वीट ऑफ यू वरुण, थैंक यू फॉर द स्नैक्स। उसकी बात सुनकर वरुण मुस्कुराता है तो वही आदित्य थोड़ी नाराजगी भरी आवाज में कहता है, ये वो खुद से नहीं लाया, मैंने ही ऑर्डर किए थे तुम्हारे लिए। अपनी बात कहकर आदित्य मन में सोचता है कि उसको वाइफ सिर्फ उसकी ही तारीफ कर सकती है। आदित्य का ये रवैया देख वरुण अपने मन में सोचता है कि उसके बॉस कितने कंजूस है, जो अपनी वाइफ को किसी और की तारीफ भी नहीं करने दे सकते। तो वही इशिका आदित्य की बात सुनकर उसके गाल पर एक क्विक किस करते हुए कहती है, हबी इज द बेस्ट। और इतना कहकर वो जल्दी से वरुण से वो काफी और स्नैक्स ले लेती है और उन्हें लेकर खाने लग जाती है। और वो भी इस बात से अनजान कि उसकी इस हरकत को देख वरुण तो बिल्कुल फ्रोज ही हो गया था। चैप्टर 42 अननेम्ड गेम। इशिका और आदित्य उसके केबिन में ही बैठे हुए थे। इशिका एक सोफे पर बैठी आराम से स्नैक्स और काफी एंजॉय कर रही थी और आदित्य अपनी चेयर पर बैठा कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था। वैसे तो आदित्य इशिका के साथ बातें करके उसकी बोरियत मिटाना चाहता था, लेकिन इशिका ने हो उसको कहा कि उसे अपना काम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, वो तो बस बैठकर ही खुद का टाइम पास कर लेगी। इसलिए आदित्य भी बैठकर अपने काम में लग गया। स्नैक्स एंजॉय करते वक्त इशिका की नजर आदित्य पे गई, जो कि बहुत ध्यान लगाकर डॉक्यूमेंट्स रीड कर रहा था। साथ ही वो पीसी में बीच बीच में कुछ टाइपिंग भी कर रहा था। वो कहते हैं ना कि लोग पढ़ते वक्त बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं, और बात अगर आदित्य की हो तो वो तो ऑलरेडी बहुत हैंडसम था और इस वक्त उसे देखकर इशिका की सांसें थम सी गई। आदित्य इस वक्त ओरिजिनल से भी कई गुना ज्यादा हैंडसम लग रहा था। इतना कि इशिका से खुद पर काबू ही नहीं हुआ और अपने स्नैक्स और काफी को वही टेबल पर रख के आदित्य की ओर चल दी। आदित्य तो इस वक्त काम में इस कदर डूबा हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब इशिका उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। उसे इस बात का एहसास तब हुआ जब इशिका ने अपने दोनों हाथ आदित्य की कंधे से खिसकाते हुए उसके गले के पास जाकर बंध गए। आदित्य को जैसे ही इशिका की इस हरकत का एहसास हुआ, उसकी बॉडी सिहर उठी और उसने तुरंत पलटकर इशिका की ओर देखा, जो कि उसे डिजाया भरी आंखों से देख रही थी। जिसे देख आदित्य ने वियर्ड एक्सप्रेशन देते हुए उससे पूछा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? इशिका उसके करीब आकर उसके ईयरलोब पे अपने होठों को रखते हुए बहुत ही सेडेक्टिव टोन में बोली, क्यों? क्या कोई अपने हस्बैंड को काम करते हुए नहीं देख सकता क्या? इशिका की इस हरकत से आदित्य की धड़कनें तेज हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इशिका उसे उसके केबिन में सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आदित्य भी भला कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने इशिका के कंधों को पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और अपनी गोद में बैठा लिया। इस बार शॉक्ड होने की बारी इशिका की थी। उसने अपनी आंखें चौड़ी करके आदित्य को देखा तो पाया कि आदित्य उसे देखकर एक डेविल स्माइल कर रहा था। फिर उसने इशिका से कहा, अब यहाँ बैठकर तुम अपने हस्बैंड को जी भर के देख सकती हो। इतना कहकर वो फिर से अपने डॉक्यूमेंट्स पढ़ने लगा, लेकिन भला इशिका भी कहा जल्दी हार मान लेने वालों में से थी। ऊपर से आदित्य से तो वो कभी हार मान ही नहीं सकती थी। इसलिए उसने भी आदित्य को परेशान करने के लिए आदित्य की गोद में बैठे हुए ही अपने हाथों से उसके फेस पर बहुत ही लाइटली और सेडेक्टिव वे में अपनी इंडेक्स फिंगर से उसके फेस पर फिराने लगी, जिसके आदित्य की बॉडी में कंपन पैदा होने लगी, जो कि इशिका को भी उसकी गोद में बैठे होने की वजह से महसूस हुई। आदित्य की ये रिएक्शन देख इशिका एक विनिंग स्माइल से उसके फेस की ओर देखते हुए अपनी फिंगर को उसके लिप्स तक ले आई और फिर उसे उसके लिप्स पर भी फिराने लगी। अब तो आदित्य की खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन वो भी इस अनअनाउंस्ड गेम को, जो कि वो और इशिका इस टाइम खेल रहे थे, उसे जीतना चाहता था। इसलिए आदित्य ने वो किया जिसके बारे में इशिका कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। आदित्य ने इशिका की फिंगर को हल्का सा बाइट कर लिया, जिसकी वजह से इशिका ने तुरंत अपनी फिंगर उसके मुंह से एक आह भरते हुए निकाली। आह कहते हुए वो अपनी फिंगर को झटकने लगी, जिसे देख आदित्य के चेहरे पर एक बड़ी स्माइल आ गई। अब तो इशिका ने भी किसी भी हालत में इस गेम को जीतने की ठान ली, इसलिए उसने अपने हाथ को आदित्य की चेस्ट पर रब करना शुरू कर दिया, जिससे आदित्य ने अपना थूक निगल लिया, क्योंकि इशिका की हरकतों से उसका खुद पर से कंट्रोल खोने लगा था। लेकिन फिर भी उसने अपनी आंखें भींचकर खुद पर काबू करने की कोशिश की। दूसरी तरफ इशिका तो इस गेम को जीतने में इतनी शिद्दत से लगी हुई थी
उसको अपनी हरकतों के अंजाम का बिल्कुल कोई अंदाजा ही नहीं था। लेकिन आदित्य को तो था और गेम जीतना भी जरूरी था, इसलिए उसने इशिका को रोकने के इरादे से अपने हाथ को जिससे वो पीसी को कंट्रोल कर रहा था, इशिका के सर पर रखकर उसका सर अपने कंधे पर झुका दिया, जिससे इशिका को थोड़ी हंसी आ गई। लेकिन इसी वजह से उसकी आदित्य के सीने पर अपना हाथ फिराने वाली ट्रिक तो बेकार हो गई, और अब तो वो फिर से ऐसा कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि इस बेनाम गेम का रूल था कि कोई भी अपनी पुरानी ट्रिक को दोबारा यूज नहीं कर सकता। इसलिए इशिका अपनी नई ट्रिक को सोचने में जुट गई, और उधर इशिका की हरकतों को रुके देख आदित्य को लगा कि वो ये गेम जीत गया है, इसलिए उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी स्माइल आ गई। लेकिन आदित्य ये भूल गया कि वो इशिका से कभी नहीं जीत सकता, और इशिका की नेक्स्ट ट्रिक ने इस बात को प्रूव कर भी दिया, क्योंकि इस बार इशिका ने आदित्य के कंधे पर अपना सर रखे हुए ही उसके नेक को किस करना शुरू कर दिया, जिससे आदित्य के सभी सेंसेस तेल बेचने चले गए और उसने झटके से अपने डॉक्यूमेंट्स को नीचे गिरा दिया और अपने पीसी को कंट्रोल कर रहे हाथ से अपने कीबोर्ड को भी थोड़ा दूर धकेल दिया। फिर उसने इशिका को अपने दोनों हाथों की मदद से एक झटके खुद से दूर किया और अपने लिप्स से तुरंत उसके लिप्स को कैप्चर करके उसे भूखों की तरह किस करने लगा। इशिका भी उसकी किस में उसका साथ देने लगी, क्योंकि आदित्य का उसे यूं हिंगली किस करना उसे भी एक्साइटेड कर रहा था। इशिका ने अपने दोनों हाथों को आदित्य के गले के पीछे बांध लिया, तो वही आदित्य के हाथ भी इशिका की कमर पर चलने लगे। दोनों किस टंग आपस में डांस करने लगी और इशिका के हाथ आदित्य के बालों में पहुंचकर उन्हें सहलाने लगे। करीब 10 मिनट बाद जब दोनों की सांसें रुकने लगी तो जाकर दोनों ने एक दूसरे को बहुत बेमन से छोड़ा। एक दूसरे को छोड़ते ही दोनों लंबी लंबी सांसें लेने लगे और एक दूसरे को डिजाया भरी नजरों से देखने लगे। आदित्य ने अपनी सेक्सी वॉइस में इशिका को देखते हुए कहा, अब जब तुमने मेरी बॉडी में ये आग भड़का ही दी है तो अब इसे शांत करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। और इतना कहकर उसने इशिका के गले पर किस करना शुरू कर दिया, जिससे इशिका की दिल की धड़कनें तेज हो गई। आदित्य उसके गले पर किस करते उसके कॉलरबोन तक पहुंच गया, और इशिका आहें भरने लगी। उसके हाथ आदित्य के बालों में कस गए। आदित्य ने फिर इशिका के टॉप को उसके कंधे से नीचे खिसका दिया और उसके कंधे पर किस करने लगा। इशिका की बॉडी जेली की तरह फील करने लगी। उसे लगा कि वो गिरने हो वाली है, लेकिन आदित्य ने अचानक ही उसे खुद से अलग कर दिया, जिससे इशिका को बहुत डिसअपॉइंटेड फील हुआ और वो आदित्य को प्लीडिंग आईज से देखने लगी, जैसे उसे कंटिन्यू करने की रिक्वेस्ट कर रही हो। लेकिन आदित्य ने मुस्कुराकर अपने टेबल पर रखे लैंडलाइन के एक बटन को प्रेस किया, जिससे वरुण को कॉल कनेक्ट हो गई। वरुण की आवाज आई, जी सर, आपको कुछ चाहिए क्या? आदित्य ने कहा, डोंट लेट एनीवन कम टू माय कैबिन। और इतना कहकर उसने बिना वरुण की बात सुने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वरुण तो आदित्य की बात सुनकर हैरान हो गया कि उसके वर्कहॉलिक बॉस ने किसी को भी उनके रूम में आने से मना कर दिया। अरे भाई, कोई उससे चिट चैट करने थोड़े न जाएगा। जब किसी को कोई जरूरी काम होगा तभी तो वो जाएगा। लेकिन वो सोचता है कि शायद उसके बॉस ये नहीं चाहते होंगे कि उसकी लेडी बॉस की आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी पता चले, शायद इसलिए वो ऐसा कह रहे थे। लेकिन वरुण ठहरा सिंगल बेचारा, अब उसको कौन ही समझाए कि उसके बॉस अपनी वाइफ के साथ क्या कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद आदित्य इशिका को अपनी गोद से उठाता है, जिससे इशिका और भी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है। वो आदित्य से कुछ कहती कि उससे पहले ही आदित्य उसे वापस अपने पास खींच लेता है और इस बार उसे अपने अपोजिट करके अपनी गोद में बिठा लेता है, और फिर वो फिर से इशिका को किस करने लग जाता है, तो इशिका भी उसका साथ देने लग जाती है। आदित्य फिर से उसके कंधे पर किस करने लग जाता है और अपने एक हाथ इशिका के टॉप के बॉटम में से अंदर ले जाने लगता है। आदित्य के ऐसा करते ही इशिका की बॉडी में सिहरन उठती है, जिससे उसके हाथ आदित्य के सीने पे उसकी शर्ट को कस के भींच लेते हैं। आदित्य का कोट इस वक्त उसके चेयर के हेड रास्ट पर फैला हुआ था। आदित्य अपने हाथ को उसके टॉप के अंदर से ऊपर की ओर ले जाने लगता है, जिसे इशिका के पेट में बहुत सारी बटरफ्लाई जुड़ने लग जाती है। जैसे ही आदित्य का हाथ इशिका की ब्रा का हुक पर जाता है, वैसे ही उसका पर्सनल फोन रिंग होने लगता है, जिससे दोनों का ध्यान टूट जाता है। लेकिन थोड़ी देर बजकर वो बजना बंद हो जाता है, इसलिए आदित्य और इशिका फिर दोबारा कंटिन्यू करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आदित्य इशिका की ब्रा का हुक खोलने ही वाला होता है कि फिर से फोन होने लगता है, जिस पर आदित्य इरिटेट हो जाता है। इशिका कहती है, एक बार देख लो, क्या पता कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो। आदित्य उसकी बात मानकर फोन उठकर देखता है, लेकिन जैसे ही वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे उस नाम को देखता है, वो हैरान हो जाता है। उसे हैरान देख इशिका पूछती है, क्या हुआ, किसका फोन है? आदित्य उसकी ओर देखकर कहता है, राहुल की मॉम का। उसकी बात सुनकर इशिका जल्दी से उसकी गोद से उतर जाती है और उससे कहती है, आंसर इट। आदित्य भी जल्दी से कॉल पिक कर लेता है, तो उधर इशिक भी जल्दी से वहां से आदित्य के केबिन में ही अटैच्ड रेस्ट रूम में चली जाती है। ये रूम आदित्य के रेस्ट के लिए था। ये किसी भी मास्टर बेडरूम से कम नहीं था। इसमें वो सभी चीजें थी जो कि किसी के भी बेडरूम में होती है। इस रूम में एक वॉशरूम भी था,
इशिका जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है और वहां लगे मिरर के सामने जाकर खुद को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू थे। राहुल की मॉम यानी मिसेस मल्होत्रा उन चंद लोगों में से एक थी जिसने इशिका को आदित्य और ऋषु के छोड़ने के बाद उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इशिका ने उनके साथ बहुत रूड बिहेव किया और उनकी एक न सुनी। वो तो अभी तक इस जन्म में भी उनको हर बार इग्नोर ही कर देती थी, क्योंकि आदित्य के पेरेंट्स के बाद जब वो अमेरिका गया था तब वहां उसकी दोस्ती राहुल से हो गई थी और इसीलिए राहुल के पेरेंट्स भी आदित्य को बहुत पसंद करते थे और उसे अपने बेटे की तरह ही ट्रीट करते थे। आदित्य की लाइफ में राहुल के पेरेंट्स बहुत मैटर करते थे, इसलिए इशिका ने कभी भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं की। वो हमेशा ही उनके आने पर अपना मुंह फुलाकर उन्हें इग्नोर करके वहां से चली जाती थी, लेकिन फिर भी उन दोनों ने उसे कभी कुछ नहीं कहा। राहुल के पेरेंट्स का अमेरिका में ही अपना बिजनेस था, इसलिए वो अमेरिका में ही रहते थे। वो बहुत ही ओपन माइंडेड थे, इसलिए उन्होंने राहुल को फैमिली बिजनेस संभालने के लिए कभी भी फोर्स नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने तो राहुल के एक्टर बनने के डिसीजन को भी दिल से सपोर्ट किया। वो दोनों ऋषु से भी बहुत प्यार करते थे। ऋषु को वो अपने सगे पोते से भी प्यार करते थे, और इस बात को उन्होंने इशिका की पिछली लाइफ में तब प्रूव कर दिखाया जब वो ऋषु और आदित्य को छोड़कर चली गई थी। उसके जाने के बाद आदित्य तो इतने बड़े सदमे में पहुंच गया था कि उसने एक हफ्ते तक किसी लाश की तरह जिंदगी बिताई। उसे किसी से कोई मतलब ही नहीं था, खाना पीना तक छोड़ दिया था उसने। ऐसे में ऋषु को संभाल पाना तो उसके लिए नामुमकिन ही था, इसलिए राहुल की मॉम तुरंत अमेरिका से वापस आ गई ऋषु को संभालने। उन्होंने जब इशिका से मिलकर उसको आदित्य की हालत बताई तो उसने उनसे साफ कह दिया कि उसे आदित्य से कोई लेना देना नहीं। फिर उन्होंने उसे ऋषु का वास्ता दिया और उसे कहा कि कम से कम ऋषु का तो ख्याल करे। लेकिन इशिका ने उनसे कहा कि अगर उन्हें ऋषु की इतनी चिंता है तो वो खुद ही ऋषु का ध्यान रख ले। बस तभी उन्होंने इशिका से कहा कि अब वो ऋषु ही ऋषु का ध्यान रखेगी, और उन्होंने ऋषु का ध्यान रखना शुरू कर दिया। ऋषु बेचारा भी उस वक्त बहुत टूट चुका था, लेकिन राहुल की मॉम ने अपनी कोशिश से उसे आदित्य की तरह डिप्रेशन में जाने से बचा लिया। आदित्य ने भी जब ये देखा कि ऋषु को कोई संभाल रहा था तो वो भी एक हफ्ते बाद सबके सोने के बाद घर छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद सबने उसे बहुत ढूंढने को कोशिश की, लेकिन वो किसी को नहीं मिला। मिला तो सिर्फ एक लेटर जिसमें उसने मिसेस मल्होत्रा को ऋषु की सारी जिम्मेदारी सौंप दी थी। इसलिए फिर राहुल ने ऋषु को लीगली अडॉप्ट कर लिया और मिसेस मल्होत्रा के साथ लेकर अमेरिका वापस लौट गया। वहां जाकर राहुल ने ऋषु को अपने बेटे की तरह प्यार दिया, लेकिन क्योंकि उसने अपना करियर छोड़कर अपने डैड का बिजनेस ज्वाइन कर लिया, इसलिए उसे ऋषु के साथ स्पेंड करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता था। ऐसे में ऋषु को सबसे ज्यादा प्यार मिसेस मल्होत्रा ने दिया। वो कहने को तो उसकी दादी थी, लेकिन उसकी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार दिया उन्होंने ऋषु को। राहुल ने भी पूरी जिंदगी शादी नहीं की, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि जब ऋषु की सगी माँ ही उसे प्यार नहीं से सकी तो सौतेली भला क्या देगी। उसके पेरेंट्स ने उसके इस डिसीजन में उसे सपोर्ट किया, क्योंकि उनको अपना पोता तो ऋषु के रूप में ऑलरेडी मिल ही चुका था। मिसेस मल्होत्रा ने हो ऋषु की इतनी अच्छी परवरिश की, तभी तो वो कभी इशिका और आदित्य से उसको छोड़ देने के लिए रूठा नहीं। और जब वो वापस लौटकर आया और अपने पेरेंट्स को ढूंढ लिया तो उन्हें हमेशा के लिए खो दिया। इशिका जब उस बात को याद करती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो वही फ्लो पर बैठकर सुबक सुबक कर रोने लगती है, क्योंकि बाहर आदित्य बैठा था। उसे आज फिर एक बार याद आ गया था कि उसने अपने पति और छोटे से बच्चे के साथ कितना गलत किया था। 43 आदित्य के आंसू। इशिका 10 मिनट तक वहां बैठे रोती रही, लेकिन तभी उसको याद आया कि वो इस टाइम आदित्य के साथ है। अगर वो ज्यादा देर तक यहाँ रही तो आदित्य को क्या बहाना बनाएगी। इसलिए वो जल्दी से उठी, अपने फेस को पानी से धोकर पोंछा और फिर वॉशरूम से बाहर आदित्य के पास लौट गई। जब तक इशिका वहां पहुंची तब तक आदित्य की बात हो चुकी थी। इशिका आदित्य के पास जाकर उससे पूछती है, क्या हुआ, क्या कहा आंटी ने। इशिका के मुंह से मिसेस मल्होत्रा के लिए आंटी सुनकर आदित्य को अच्छा लगा, क्योंकि आज से पहले तो वो उन्हें हमेशा इग्नोर ही करते आई थी। उसे अच्छा लगा ये देखकर कि वो अब उन्हें रिस्पेक्ट दे रही है, और दे भी क्यों न। आखिर इशिका ने उसके और ऋषु के साथ साथ राहुल को भी तो ऐसे फ्रेंड एक्सेप्ट कर ही लिया था। ऐसे में अपने फ्रेंड की मां को रिस्पेक्ट देना तो बनता है। अपनी बात सोचकर आदित्य को इस बात का ख्याल आया कि अभी इशिका ने उससे क्या पूछा था, और मिसेस मल्होत्रा की बात याद करके आदित्य का चेहरा उतर जाता है। आदित्य के उतरा चेहरा देखकर इशिका थोड़ी घबरा जाती है। वो सोचती है कि कहीं राहुल की मॉम या डैड के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, शायद इसलिए आदित्य इतना उदास है। इसलिए इशिका थोड़ा घबराकर उससे पूछती है, क्या हुआ आदि, सब ठीक तो है न राहुल के पेरेंट्स के साथ? ऐसा क्या कहा आंटी ने जो तुम इतने उदास हो? इशिका को यूं घबराया देखकर आदित्य जल्दी से बोला, नहीं आंटी अंकल एकदम ठीक है। वो हम तो बस मॉम डैड की डेथ एनिवर्सरी की बात कर रहे थे, इसलिए मुझे उनकी याद आ गई। आदित्य की बात सुनकर इशिका को याद आया कि उसके पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी बहुत करीब थी,
इशिका तो तभी एक और बात याद आती है जिसको याद करके उसको खुद पर बहुत गुस्सा और मन में बहुत गिल्टी भी फील होता है, क्योंकि पिछले 6 सालों में वो एक बार भी आदित्य के साथ उसकी मॉम डैड की पुण्यतिथि पर करवाजे जाने वाले श्राद्ध विधि में एक बार भी शामिल नहीं हुई। और इसकी वजह इशिका की आदित्य और उससे जुड़ी हर चीज से नफरत थी, इसलिए वो कभी भी आदित्य के पेरेंट्स के श्राद्ध के दिन घर पर नहीं रुकती थी और सुबह सुबह हो घर से चली जाया करती थी। आदित्य को इस बात का बुरा तो लगता था, लेकिन उसे एक बात की राहत जरूर थी, और वो थी कि इशिका घर से जाने से पहले उसके पेरेंट्स की फोटो के अगर हाथ जोड़कर अपना सर झुकाकर ही जाती थी। इसकी वजह ये थी कि इशिका भले ही आदित्य से जुड़ी हर चीज या इंसान से नफरत करती थी, लेकिन आदित्य के पेरेंट्स ने उसको जो प्यार दिया था उसकी वजह से इशिका के मन में हमेशा ही उन दोनों के लिए थोड़ी इज्जत और एक छोटा था सॉफ्ट कॉर्नर बना हुआ था। इशिका कभी ये बात नहीं भूलती थी कि आदित्य के पेरेंट्स की डेथ के टाइम वो खुद अपनी माँ की डेथ से भी रोई थी, क्योंकि इशिका की माँ तो तभी गुजर गई थी जब इशिका को ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन आदित्य के पेरेंट्स को डेथ के टाइम तक तो उसमें समझ आ चुकी थी। और साथ ही उनका वो प्यार जो कि उसके माँ बाप की कमी को पूरा करता था, वो भी उसको देना वाला और कोई नहीं बचा था। साथ ही वो उसके आदि के पेरेंट्स थे, और अपने आदि को उस टाइम टूटा हुआ देखकर तो वो और भी ज्यादा दुखी हो गई थी। इशिका अपने इन्हीं ख्यालों में गुम सी हो गई थी। जब आदित्य ने बहुत देर तक इशिका को कुछ भी बोलते नहीं सुना तो उसने इशिका से खुद ही पूछ लिया, इशिका, क्या तुम इस बार मेरे साथ मॉम डैड की पूजा में? आदित्य इतना कहकर भले ही रुक गया, लेकिन इशिका समझ गई कि वो क्या पूछना चाहता है, इसलिए उसने तुरंत अपना सर हिलाकर कहा, हाँ आदि, हम साथ मिलकर मॉम डैड का श्राद्ध करेंगे। इशिका की बात सुनकर आदित्य ने खुशी से उसे गले लगा लिया, और इशिका ने भी उसे हग कर लिया। आदित्य थोड़ी देर इशिका से ऐसे ही चिपटा रहा तो इशिका को कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ, इसलिए उसने तुरंत आदित्य को खुद से दूर किया, और जब उसने आदित्य का चेहरा देखा तो आदित्य की आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसे देख इशिका ने उसका हाथ थामा और उसे सोफे के पास लाकर उस पर बैठा दिया और खुद भी उसके पास बैठ गई। फिर इशिका ने आदित्य का सर अपनी गोद में रख लिया और आदित्य के बालों को बहुत प्यार से सहलाने लगी। आदित्य अब उसकी गोद में सर रखे लेट गया था। उसने इशिका से पूछा, तुम ये सोच रही होंगी ना कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही वीक है, बिकॉज़ मेन डोंट शेड टीयर्स, राइट? उसकी बात सुन इशिका हल्का से मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मे बी बट मेन हु ट्रस्ट देयर वाइव्स वेरी मच दे डू। इशिका की बात सुनकर आदित्य उसको थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर देखता है तो इशिका आगे कहती है, क्योंकि लोगों के मानना है कि आदमियों को किसी के भी सामने रोना नहीं चाहिए, इसलिए उन बेचारों को हमेशा अपनी रियल फीलिंग्स को छुपाकर रखना पड़ता है और दुनिया को दिखाना पड़ता है कि वो बहुत स्ट्रांग है। उन्हें लगता है कि अगर वो किसी के भी सामने रोएंगे तो वो उसका उनका मजाक उड़ाएगा, इसलिए उन्हें हमेशा अपने दर्द को अपने मन में ही समेट कर रखना होता है। लेकिन जब कोई आदमी अपनी वाइफ के सामने रोता है तो उससे ये बात प्रूफ होती है कि उसे अपनी वाइफ पर पूरा यकीन है कि वो उसे बाकियों की तरह जज नहीं करेगी, उसका मजाक नहीं उड़ाएगी, उसकी फीलिंग्स को समझेगी और उनकी कद्र करेगी। इशिका की बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, और वो अपनी आंखें बंद करके उसकी गोद में सर रखे लेटा रहता है। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें लगातार गिर रही थी, लेकिन इशिका को मालूम था कि वो बहुत सुकून भी महसूस कर रहा है, इसलिए अपने आंसुओं को लगातार बहने दे रहा है। वो दोनों काफी देर तक ऐसे ही बैठे रहता है। 44 इशिका, आदित्य और वरुण शॉक्ड। शाम के समय आदित्य का केबिन। इशिका अभी भी आदित्य के केबिन में हो बैठी थी और एक बुक पढ़ रही थी जो कि उसने आदित्य की लाइब्रेरी से ली थी। शाम के करीब 5:30 बज रहे थे और इशिका तो आज आदित्य के साथ ही घर लौटने वाली थी, इसलिए वो आदित्य के रूम में ही अपना टाइम पास कर रही थी। उसने और आदित्य ने लंच भी यही केबिन में किया था। इशिका दोपहर में 2 घंटे आदित्य के रूम में सो भी चुकी थी, 1 घंटा टीवी भी देख चुकी थी और अन्ना फाइनली रीडिंग कर रही थी। दूसरी ओर आदित्य तो काफी रिलैक्स होकर अपने काम को कर रहा था, क्योंकि उसकी वाइफी उसके पास थी, और वैसे भी इशिका की गोद में सर रख के वो भी थोड़ी देर सो जो गया था। उसके बाद से ही वो काफी रिलैक्स फील कर रहा था। वो दोनों ऐसे ही बैठे हुए थे कि तभी आदित्य के केबिन डोर पर किसी ने नॉक किया। कम इन। आदित्य के बोलने से पहले ही इशिका ने एक्साइटेड होकर बोला। आदित्य उसको देखता है तो इशिका उससे कहती है, मैं कहना चाहती थी, मैं इस वक्त देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन के केबिन में बैठी हूँ, तो फिर मैं क्यों न इस मौके का फायदा उठाऊं और देश के सबसे काबिल असिस्टेंट पर ऑर्डर चलाऊं। इशिका ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि जब वरुण ने इस बात को उसकी लास्ट लाइफ में प्रूव कर दिखाया था, उसकी काबिलियत के साथ साथ उसकी लॉयल्टी की भी इशिका बहुत कद्र करती थी, क्योंकि उसकी लास्ट लाइफ में आदित्य का एक दिन बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट इतना बुरा था कि आदित्य की जान बाल बाल बची। उस टाइम आदित्य को ऐसा एहसास हुआ को अगर उसको सच में कुछ हो जाता तो उसकी फैमिली का क्या होता। इसलिए उसने अपनी एक विल तैयार करवाई, जिसमें उसने अपनी गैरहाजिरी में इशिका को 60% और ऋषु को 40% शेयर्स अपनी कंपनी के दे दिए।
कपूर्स इंडस्ट्रीज के कोई भी शेयर होल्डर्स नहीं थे क्योंकि ये सारा बिजनेस अकेला कपूर्स का ही था। इसलिए आदित्य अपनी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ दोनों ही था। इसी कारण वो अपने सारे शेयर्स अपनी मौत या गैरहाजिरी की सिचुएशन में इशिका और ऋषु के नाम कर सका, क्योंकि उसको कोई भी अंदाजा नहीं था कि फ्यूचर में क्या होने वाला था। उसी घटना के ठीक 2 महीने बाद इशिका आदित्य को छोड़ गई और आदित्य भी अपना सब कुछ छोड़कर चला गया। उसको लाख कोशिश के बाद भी कोई ढूंढ नहीं पाया, इसलिए उसके शेयर्स भी ऑटोमेटिकली इशिका और ऋषु के हो गए। इशिका के शेयर्स को अमित और रूपाली ने बहला फुसलाकर अमित के नाम करवा लिए, लेकिन अमित तो कंपनी नहीं चलाना जानता था, इसलिए उसने धीरे धीरे सारे शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया और बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया। इसी बीच कंपनी की सारी जिम्मेदारी वरुण के कंधे पर आ गई थी। कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर अमित के नाम होने की वजह से अमित मठ बन गया था, लेकिन कंपनी को संभाल तो वरुण ही रहा था। वरुण अमित के लिए काम तो नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो उससे बहुत नफरत करता था, लेकिन फिर भी ऋषु के लिए वो ये सब कर रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि एक दिन ऋषु को उसका हक मिले। भले ही ऋषु उस वक्त अमेरिका जा चुका था, लेकिन वरुण को भरोसा था कि वो एक दिन लौटकर जरूर आएगा, और इसलिए वो ऋषु के लिए इस कंपनी को बचाना चाहता था। इसलिए जब अमित ने शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया तो उसने आदित्य के भरोसेमंद लोगों को उन शेयर्स को खरीदने के लिए मना लिया। इसी तर्क सारे शेयर्स धीरे धीरे आदित्य के भरोसेमंद दोस्तों के हाथ में आ गए, और जब अमित के हाथों स्वर शेयर्स बिक गए तो उसका कंपनी में कोई हिस्सा ही नहीं रहा। तब तक वरुण भी कंपनी का सीईओ बन चुका था। वो ऐसे को जब अमित के शेयर्स 40% से कम रह गए थे तो ऋषु उससे बड़ा शेयर होल्डर और डायरेक्टर बन गया, लेकिन क्योंकि वो छोटा था और अमेरिका में था, इसलिए उसने वरुण को सीईओ अपॉइंट कर दिया। ये दिमाग राहुल ने लगाया था, क्योंकि ऋषु थोड़े ना इतना समझदार था। इस तरह वरुण ने ही कपूर्स इंडस्ट्रीज को ऋषु के वापस लौटने तक संभाला, और वापस लौटने के बाद ही ऋषु ने एक के बाद वो सभी शेयर्स वापस खरीद लिए जो कि आदित्य के दोस्तों ने खरीद लिए थे। और इस तरह कपूर्स इंडस्ट्रीज फिर एक बार सिर्फ कपूर्स की ही हो गई और ऋषु के उस पे एकाधिकार हो गया। वरुण ने अपनी लॉयल्टी और टैलेंट से इशिका के मन में खुद के लिए एक अच्छी छवि बना ली थी। अगर वरुण को जगह कोई और होता तो शायद उसकी नीयत खराब हो जाती और वो कपूर्स इंडस्ट्रीज को हड़प लेता, लेकिन वरुण ने ऐसा नहीं किया और बखूबी अपना फर्ज निभाया। इसलिए इशिका वरुण की तारीफ कर रही थी। उसकी बात सुन आदित्य अपना सर हिलाकर मुस्कुराता है, तो वही वरुण ने भी अंदर आते वक्त इशिका को उसकी तारीफ करते सुन लिया था। अपनी लेडी बॉस के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वरुण का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और वो इशिका से बोला, थैंक यू सो मच मैडम, लेकिन मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ आदित्य सर की वजह से ही हूँ। इशिका उसकी बात सुन कंफ्यूजन में आदित्य की तरफ देखती है, तो आदित्य सिर्फ अपने उचका देता हुई जैसे कि कह रहा हो कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इशिका फिर वरुण से पूछती है, मतलब? इस पर वरुण कहता है, मैडम, आदित्य सर ने ही मेरी हायर स्टडीज का सारा खर्चा उठाया था, वरना इतनी हाई एजुकेशन पाने की तो मेरी औकात ही नहीं थी। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 2 वक्त की रोटी को तरसने वाला एक दिन देश की सबसे बड़ी कंपनी में इतनी हाई पोस्ट पर काम कर सकेगा। लेकिन ये सब आदित्य सर की ही मेहरबानी ही मुझ पर। अपनी बात कहते वक्त वरुण बहुत इमोशनल हो गया था, जो कि उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। वरुण की बात सुनकर इशिका तो एकदम हैरान ही हो गई। उसे तो कभी पता ही नहीं था कि वरुण को आदित्य ने स्पॉन्सर्ड किया था। वो अपने मन में सोचती है कि वरुण ने भी आदित्य की मदद के बदले अपनी लॉयल्टी उसके नाम कर दी थी। वरुण को इमोशनल देखकर आदित्य उसके कंधे को थपथपाते हुए कहता है, मैंने कुछ खास नहीं लिया, तुम्हारे अंदर काबिलियत थी इसलिए मैंने तो सिर्फ तुम्हारी फाइनेंशियल हेल्प की, लेकिन वो तुम हो जिसने खुद की मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। यू आर रियली वेरी टैलेंटेड। आदित्य सच ही कह रहा था। वरुण की काबिलियत ही उसे आज इस मुकाम तक लाई थी। और रही बात उसे स्पॉन्सर करने की, तो अगर आदित्य उसकी फाइनेंशियल हेल्प नहीं करता तो वो कोई और कर ही देता उसके टैलेंट को देखकर। आदित्य को वरुण की काबिलियत पर कितना भरोसा था ये तो उसी दिन साबित हो गया था जब वरुण की एक छोटी सी गलती से 100 करोड़ का नुकसान हो गया था। लेकिन फिर भी आदित्य ने उसको बहुत आसानी से दूसरा मौका दे दिया था। वो सर इसलिए नहीं क्योंकि वो उस दिन बहुत अच्छे मूड में था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसको वरुण पर यकीन था कि वो इस गलती को सुधार लेगा। आदित्य की बात सुन वरुण और भी ज्यादा इमोशनल हो गया और बोला, सर, लेकिन किसी की काबिलियत को पहचानना भी तो कोई आसान काम नहीं है। ये तो आप ही थे जिन्होंने मेरी काबिलियत को पहचाना, वरना मैंने बहुत लोगों से हेल्प मांगी लेकिन किसी को भी मुझ पर इतना यकीन ही नहीं था कि वो मेरी हेल्प करते। वरुण अब और भी ज्यादा इमोशनल हो गया, इतना कि उसकी आंखें नम हो गई। वरुण को इतना इमोशनल और आदित्य की तारीफ करते देख इशिका को अच्छा लगा, लेकिन वो उसे रोने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने माहौल को थोड़ा लाइट करने के इरादे से कहा, वैसे वरुण, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। आखिर एक अच्छे जौहरी को ही तो एक असली हीरे की पहचान होती है। इशिका की बात सुनकर आदित्य और वरुण को बहुत खुशी होती है।
आदित्य को इसलिए क्योंकि उसकी वाइफ उसकी पारखी नजर की तारीफ कर रही थी, और वरुण को इसलिए खुशी हो रही थी क्योंकि इशिका उसको हीरा के रही थी। लेकिन अगले ही पल इशिका ने कुछ ऐसा कहा कि दोनों की खुशी शॉक्ड एक्सप्रेशंस में तब्दील हो गई, क्योंकि इशिका ने खुद पर ही प्राउड होते हुए कहा, तभी तो आदित्य ने मुझसे शादी की। इशिका की ये बात सुनकर आदित्य और वरुण को रियलाइज हुआ कि वो उन दोनों की नहीं बल्कि खुद को ही तारीफ कर रही थी। इशिका के ऐसे सेल्फ ऑब्सेस्ड नेचर को देखकर दोनों एकदम हैरान हो गए। दोनों ने उसे देखकर अपनी आईज रोल की, लेकिन मन ही मन उन्हें इशिका की हरकत पर हंसी भी आ रही थी। इशिका की ट्रिक आखिर काम कर ही गई और वरुण का माइंड डाइवर्ट हो गया और उसे याद आ गया कि वो ये किस काम से आया था। उसने तुरंत अपनी वॉच देखकर आदित्य से कहा, सर 10 मिनट में आपकी मीटिंग है मिस्टर बजाज से। उसकी बात सुन आदित्य कहता है, ओके आई एम कमिंग, पर तुम पहले अपनी मैडम के लिए कुछ स्नैक्स ला दो। आदित्य की बात सुनकर वरुण यस सर बोलकर वहां से चले गया। उसके जाने के बाद आदित्य इशिका से कहता है, तुम यहीं पर बैठकर स्नैक्स एंजॉय करो, मैं जल्दी से मीटिंग फिनिश करके आता हूँ। उसकी बात सुन इशिका कहती है, नो नो इट्स ओके, टेक योर टाइम प्लीज, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप अपने काम पर से ध्यान हटाएं। आखिर आप ये सब मेरे और ऋषु के लिए ही तो कर रहे हो। इशिका की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराकर उससे कहता है, बिल्कुल, मैं तुम दोनों के लिए ही तो इतनी मेहनत करता हूँ, तो बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। आदित्य की बात सुन इशिका उसका इशारा समझ जाती है। आखिर वो मूवीवुड का हिस्सा जो थी, इसलिए इशिका ने उसे किस कर लिया। आदित्य और वरुण के जाने के बाद इशिका अपने स्नैक्स खाने लगती है। खाते खाते अचानक से इशिका को एक मस्ती सूझी है और वो आदित्य की चेयर की तरफ देखकर एक डेविल स्माइल करती हुई आदित्य की चेयर की ओर देखती है और अपनी स्नैक्स की प्लेट उठाकर उसकी ओर चल देती है। चेयर के पास पहुंचते ही वो तुरंत चेयर पर बैठ जाती है और अपने स्नैक्स की प्लेट को आदित्य के टेबल पर रखकर उन्हें खाने लगती है। आदित्य की चेयर पर बैठकर इशिका को एक बिजनेस वुमेन वाली फीलिंग आती है और खुद के एक्सप्रेशंस को चेंज करके एक बिजनेस वुमेन के अंदाज में आदित्य के शट डाउन पीसी के कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां जल्दी से उल्टी सीधी चलाकर ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हो। उसे इस रोल को प्ले करने में मजा आने लगा, इसलिए वो आगे कंटिन्यू करते हुए आदित्य की टेबल से एक फाइल उठा लेती है और सामने की तरफ ऐसे देखती है जैसे कि कोई वहां खड़ा हो, जिसे देख वो कहती है, तुम एक नंबर के कामचोर हो, मेरे पास तुम्हारे जैसे निकम्मों को फ्री में सैलरी देने जितना फालतू का पैसा नहीं है, यू आर फायर्ड नाउ। इतना कहकर इशिका जोश जोश में उस फाइल को बहुत हल्का सा जोर लगाकर डेस्क पर फेंक देती है, लेकिन वो फाइल गलती से जाकर उसकी स्नैक्स ट्रे में रखे जूस के ग्लास से टकरा जाती है, जिससे सारा जूस बिखर जाता है। जिसे देख इशिका एकदम से चौंक कर जल्दी से चेयर से उठ जाती है और टेबल पर ही रखे टिश्यू बॉक्स में से बहुत सारे टिश्यूज निकालकर आदित्य की टेबल को क्लीन करने लगती है। जूस ट्रे में रखा होने की वजह से ज्यादा तो ट्रे में ही गिरा था, लेकिन जिस फाइल को इशिका ने फेंक कर मारा था, वो फेंकने से खुल गई थी और उसके कुछ पन्ने भीग गए थे। इशिका उसको उठाकर उसे टिश्यूज से साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से केबिन का गेट खुलता है। इशिका घबराकर गाते की तरफ देखती है तो सामने गेट पर उसे एक लड़की दिखती है। इस लड़की को देखकर इशिका की भौहें तन जाती है। उसे देखकर इशिका अपनी घबराहट को भूल उसे इतने गुस्से और नफरत से घूरती है कि मानो अगर उसके हाथों में गन होती तो उस लड़की को तुरंत शूट करके उसकी जान ले लेती, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसकी वजह से वो आदित्य को छोड़कर चली गई थी। चैप्टर 45 इशिका पर अटैक। इशिका भले ही हमेशा से अपनी अनचाही शादी ने आजाद होना चाहती थी, लेकिन आदित्य ने कभी भी उसको ऐसा कोई भी मौका नहीं दिया जिसकी वजह से को आदित्य को छोड़ सके। आदित्य ने हमेशा इशिका की नफरत सही और उसकी हर एक जिद पूरी की अपनी शादी को बचाने के लिए, लेकिन इस लड़की के एक झूठ ने आदित्य के किए पर पानी फेर दिया, जिससे न सिर्फ इशिका की फैमिली टूटी बल्कि उसकी कर आदित्य की बर्बादी की भी शुरुआत हुई। ऋषु के सर से माँ बाप होने के बावजूद भी उनका साया हमेशा के लिए उठ गया, सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से। ये लड़की आदित्य की सेक्रेटरी मोना थी और आदित्य को मन ही मन बहुत पसंद भी करती थी, लेकिन आदित्य ने इसे कभी भी कोई मौका खुद के करीब आने का दिया ही नहीं। मोना का केबिन तक भी इस फ्लो के नीचे वाले फ्लो पर ही था। यहाँ सिर्फ आदित्य और वरुण के ही केबिन थे, लेकिन मोना कोई न कोई काम का बहाना बनाकर यहाँ आ ही जाती थी, मगर आदित्य फिर भी कभी उसे नजर उठाकर देखता तक नहीं था। आदित्य ने बस उसकी काबिलियत की वजह से ही ये जॉब दी थी। मोना को हमेशा ही ये लगता था कि आदित्य किसी न किसी दिन उसे लाइक करने ही लग जाएगा, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि आदित्य मैरिड है और इशिका उसकी वाइफ है। ऊपर से मोना थी भी काफी ब्यूटीफुल, लेकिन इशिका के सामने वो कुछ भी नहीं थी। कंपनी के आधे से ज्यादा लड़के उसके दीवाने थे, लेकिन वो तो खुद पर यूं इतराती थी कि आदित्य की सेक्रेटरी नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड हो। जब भी कोई उसे प्रपोज करता था तो उसे बहुत ही बुरी तरह से जलील करती थी और उसकी औकात पर सवाल उठाती थी। यहाँ तक कि बहुत कंपनी के काफी सीनियर्स पोजीशन होल्डर्स को भी काफी ऑफेंड किया हुआ था।
लेकिन भला उसके खिलाफ कोई क्या ही कर पाता। आखिर वो आदित्य की सेक्रेटरी जो थी। लेकिन जब मोना को इशिका के पिछली जन्म में आदित्य के मैरिड और एक बच्चे के बाप होने का सच पता चला तो उसने एक ऐसी चाल चली कि जिसने इशिका को आदित्य से हमेशा के लिए दूर कर दिया। असल में जब उसने एक दिन आदित्य और वरुण को इशिका की बात करते वक्त चुपके से सुन लिया था, बस तभी उसके बाद उसने एक दिन जाकर आदित्य के खिलाफ मीडिया में सेक्सुअल हेरेसमेंट की कंप्लेन कर दी। उसने ये भी कहा कि वो पुलिस के पास इसलिए नहीं गई क्योंकि उसे डर था कि कहीं पुलिस आदित्य को इस बारे में खबर न दे दे, नहीं तो फिर आदित्य उसका मुंह बंद करवा देता, इसलिए वो डायरेक्ट मीडिया के पास गई। इस न्यूज को देखते ही इशिका ने आदित्य से डाइवोर्स मांग लिया। लेकिन आदित्य ने डाइवोर्स नहीं दिया बल्कि उससे कहने लगा कि वो उस पर विश्वास करे कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आदित्य ने इशिका से कहा कि वो उससे प्यार करता है और उसके अलावा किसी और को आंख उठाकर देखता तक नहीं, तो फिर वो कैसे किसी को टच तक कर सकता था। लेकिन इशिका ने उसकी बात का जवाब दिया कि जब वो खुद उसका फायदा उठा सकता था तो फिर वो किसी और का फायदा कैसे नहीं उठा सकता था। इशिका की वो बात सुनकर आदित्य एकदम जम सा गया था और उसने उसके आगे कुछ भी नहीं कहा। बस तभी इशिका भी मौके का फायदा उठाकर आदित्य को छोड़ के चली गई। उसके जाने के बाद आदित्य तो शौक में चले गया, यहाँ तक कि वो खुद के नाम को साफ करने की कोशिश भी नहीं कर पाया। आदित्य के रूम में कोई सीसीटीवी नहीं था और न ही उसके फ्लोर पर कोई और एम्प्लॉय का केबिन था, इसलिए आदित्य को बेगुनाही पुलिस साबित ही नहीं कर पाई। पब्लिक आदित्य को अरेस्ट करने का दबाव पुलिस पर बनाने लगी, लेकिन पुलिस आदित्य की तबीयत खराब होने की दुहाई देकर उसकी गिरफ्तारी पर 2 दिन तक रोक लगाए रखी। मिसेस मल्होत्रा तो अमेरिका से 2 दिन बाद ही आई थी क्योंकि उस टाइम वो खुद भी हॉस्पिटलाइज्ड थी। इशिका के आदित्य को छोड़ने के तीसरे दिन ही किसी ने इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल कर दी जिसमें मोना एक गली में अपनी मां के साथ हंसते हुए बात करते आ रही थी। रात का समय था और गली में उस वक्त कोई नहीं था, लेकिन वीडियो में स्ट्रीट लाइट्स की वजह से मोना और उसकी मां का चेहरा साफ नजर आ रहा था। इस वीडियो में वो खुद अपनी मां को हंस हंसकर बता रही थी कि कैसे उसने आदित्य को फंसाया था। इस वीडियो के सामने आते ही पूरे देश में फिर से आदित्य की खोई हुई इज्जत वापस कायम हो गई। लेकिन इशिका को जब सच्चाई का पता चला तो इशिका को अमित और रूपाली ने कहा कि हो सकता है कि आदित्य के लोगों ने ही मोना और उसकी मां को धमकाकर या पैसा देकर इस वीडियो को शूट करवाया हो। इशिका भी उनकी बात में आ गई, इसलिए वो तब भी आदित्य के पास नहीं लौटी और छठे दिन आदित्य को डाइवोर्स पेपर्स सेंड करवा दिए, जिसके बाद आदित्य ने उसी रात घर छोड़ दिया, क्योंकि एक तो वो इशिका के बिना रह नहीं सकता था और डाइवोर्स तो उसे कभी देने की सोच भी नहीं सकता था, इसलिए वो सबकी नजर से गायब हो गया ताकि उसे कभी इशिका को डिवोर्स न देना पड़े। इशिका को जब ये बात याद आती है तो वो सोचती है कि प्यार से ज्यादा तो नफरत किसी को अंधा कर देती है। जब कोई किसी को प्यार में धोखा देता है तो वो दूसरा इंसान फिर चाहे प्यार में कितना भी अंधा क्यों न हो, लेकिन वो इस बात को मान तो लेता है कि उसने जिससे प्यार किया उसने ही उसे धोखा दिया। लेकिन जब कोई किसी से नफरत करता है ना तो फिर उसकी सच्चाई और अच्छे उसके सामने आने पर भी कभी उस पर यकीन नहीं करता। और यही हुआ था इशिका के साथ भी। उसने आदित्य से नफरत के चलते आदित्य की सच्चाई पर कभी यकीन नहीं किया, लेकिन अमित के प्यार में अंधी इशिका के सामने जब अमित का घिनौना चेहरा आया तो उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि अमित ने उसे धोखा दिया था। उस टाइम आदित्य पर विश्वास ने करने का बहुत पछतावा हुआ था। वो आदित्य से मिलकर उससे माफी मांगना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि वो तो अपने दुश्मनों की कैद में थी। ये सोचकर कि उसने आदित्य पर उस टाइम विश्वास न करके एक बहुत बड़ी भूल करी थी, जिसकी वजह से उसका परिवार टूटकर बिखर गया। इशिका को खुद पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन खुद की ही जान ले लेने का करने लगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती था क्योंकि उसे तो आदित्य और ऋषु के लिए जीना था। इशिका जब अपने ख्यालों में गुम थी तभी मोना अचानक से इशिका के सामने आई और झटके से उसके हाथ से वो फाइल छीन ली जिसे वो पोंछ रही थी। उसे वरुण ने आदित्य के रूम में यही फाइल लेने के लिए भेजा था, क्योंकि ये फाइल आदित्य को उसकी मीटिंग के लिए चाहिए थी। वरुण ने उसे इशिका और आदित्य के रिश्ते की सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि आदित्य और इशिका ये सच मोना को बताना चाहते हैं या नहीं। लेकिन उसने मोना को ये जरूर कहा कि आदित्य के रूम में उसका एक स्पेशल गेस्ट बैठा है। मोना को लगा कि वो कोई आदमी ही होगा, लेकिन अपने सामने इशिका को देखकर उसके होश ही उड़ गए थे। उसने कभी सपने में भी सोचा था कि उसे आदित्य की केबिन में एक लड़की मिलेगी और वो भी इशिका। वो भी इशिका को जानती थी, लेकिन वो भी बाकियों की ही तरह उसके और अमित के अफेयर को रयूमा को सच मानती थी। इसलिए जब उसने इशिका को ये देखा तो उसको ऐसा लगा कि शायद इशिका एक अच्छी लड़की नहीं है और एक ही टाइम पर दो आदमियों के साथ रहना चाहती है। उसे लगा कि इशिका ने शायद अपनी खूबसूरती के जाल में आदित्य को फंसा लिया, इसलिए ही तो वो यहाँ उसके केबिन तक पहुंच गई, वो भी उसकी एक्सक्लूसिव एलिवेटर से, क्योंकि अगर इशिका मैन इंटरेस्ट से आती तो उसे सबसे पहले उसके केबिन में रिपोर्ट करनी पड़ती। और अब जब उसने इशिका को आदित्य की टेबल और इस फाइल पर गलती से जूस गिराए देखा तो उसका तो पारा बहुत ज्यादा हाई हो गया।
इसलिए उसने तुरंत वो फाइल जाकर इशिका से छीन ली। मोना ने जब उस फाइल की वो हालत देखी तो उसकी आंखें और भी ज्यादा गुस्से से लाल हो गई और उसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी भूल कर दी। उसने इशिका को धक्का दे दिया जिससे इशिका का बैलेंस बिगड़ गया और वो जमीन पर ही गिर गई। बस फिर क्या था, इशिका, जो कि ऑलरेडी उसे सबक सिखाना चाहती थी, उसे शुरुआत करने का मौका मिल हो गया। इशिका ने तुरंत मोना को नजर से बचाते हुए अपने फोन की वॉइस रिकॉर्डिंग चालू की और अपने फोन को जमीन पर ही छोड़कर खड़ी हो गई। फिर उसने खड़े होकर मोना को सबसे पहले एक चांटा रसीद कर दिया, जिससे मोना भी लड़खड़ा गई लेकिन वो गिरी नहीं। इशिका ने फिर उससे गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देकर जमीन पर गिरान की। मोना उसकी बात सुन बहुत गुस्सा होती है, लेकिन उसे पता था कि वो आदित्य की गेस्ट है, इसलिए वो इशिका से बदतमीजी नहीं कर सकती थी। इसलिए खुद पर कंट्रोल करते हुए बोली, सॉरी मिस इशिका, लेकिन आपने ये जिस फाइल पर जूस गिराया है ये आदित्य सर को मीटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए बस मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया और मैंने आपको थोड़ा सा पुश कर दिया। लेकिन मेरा यकीन मानिए ये सब बस गलती से मुझसे हो गया, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। उसकी परफॉर्मेंस देख इशिका समझ जाती है कि मोना उसकी सोच से भी ज्यादा चालाक थी, इसलिए उसने सोचा कि उसे कुछ ऐसा करना पड़ेगा को मोना गुस्से से तिलमिलाकर ऐसी कुछ गलती कर बैठे जिससे वो उसको कंपनी से निकाल दे, क्योंकि वो उसको आदित्य को फिर से बदनाम करने का मौका नहीं दे सकती थी। इसलिए इशिका उससे कहती है, क्या मतलब की है तुम्हारा, मुझे पुश करने का कोई इरादा नहीं था लेकिन गलती से पुश कर दिया। मैं क्या तुम पर कोई अटैक करने वाली थी जो कि तुमने मुझे खुद से बचाने के लिए गलती से पुश कर दिया। हाँ बताओ। उसकी बात सुनकर मोना हड़बड़ाते हुए कहती है, प्लीज बिलीव मी मिस, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैं तो बस वो फाइल की ऐसी हालत देखकर थोड़े गुस्से में आ गई थी क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे स्टाफ ने बहुत मेहनत की थी और इस फाइल में इस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट और बाकी डिटेल्स है, लेकिन अब ये किसी काम की नहीं, इसलिए मैं तो बस इस फाइल को बचाने के चक्कर में ऐसे गलती कर बैठी। और वैसे भी आपने भी तो मुझे स्लैप करके अपने हिसाब पूरा कर लिया, इसलिए प्लीज अब आपन मुझे माफ कर दीजिए। उसको यूं इमोशनल खेलते देख इशिका को समझा नहीं आया कि वो कैसे बात को आगे बढ़ाए, इसलिए फिलहाल तो इशिका ने भी दिलदार बनने का नाटक करते हुए मोना से कहा, ओह तो ये बात थी, फिर तो तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मुझसे ऐसी गलती हो गई। वो मैं तो बस आदित्य की चेयर पर बैठकर थोड़ी बिजनेस वुमेन वाली थोड़ी फीलिंग लेना चाहती थी, बस इसलिए ये सब गलती से हो गया, क्योंकि जब मैं इस पर बैठी तो खुद से ही कंपनी को सीईओ होने का रोल प्ले करते हुए गुस्से में इस फाइल को फेंकने की एक्टिंग करने लगी थी, लेकिन मैंने ये फाइल बहुत ही आराम से फेंकी थी, मुझे नहीं पता था कि ये जूस के ग्लास पर जा लगेगी। इशिका ने जानबूझकर ये बात कही क्योंकि वो चाहती थी कि मोना उसकी इस बचकानी हरकत को सुनकर गुस्सा हो जाए, और जैसा कि इशिका ने सोचा था हुआ भी ठीक वैसा ही। मोना इशिका की बात सुनकर बहुत ज्यादा भड़क गई। एक तो वो पहले से ही इशिका के आदित्य के रूम में होने की ने गुस्सा में इशिका से कहा, आई कांट बिलीव कि आपकी एक बचकानी से हरकत की वजह से हमारा इतना नुकसान हो गया। आप कोई छोटी बच्ची थोड़ी है जो कि आप ये बचकानी कर रही थी। माना कि आप एक कॉलेज ड्रॉपर है लेकिन 12th पास तो है न, कम से कम अनपढ़ तो नहीं है ना, जो आपको इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि आदित्य सर की टेबल पर रखी कोई भी फाइल कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अरे आपकी जगह अगर कोई अनपढ़ भी होता तो वो भी कम से कम इतना तो सोचता कि ऐसी बचकानी हरकत न करे। सॉरी, बचकानी नहीं पागलों वाली हरकत कहना चाहिए मुझे इसे, क्योंकि ऐसे हरकत तो कोई पागल ही कर सकता था। और एक बात मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि आप आदित्य सर को चेयर पर बैठ गई। आपको पता भी है कि कितनी रेस्पेक्टेड चेयर है ये कोई आम चेयर नहीं जो कोई भी एरा गैरा कभी भी इस पर आकर बैठ जाए। मुझे तो ये भी लगता है कि आप में कोई मैनर्स भी नहीं है, नहीं तो एक गेस्ट होकर आप आदित्य सर की चेयर पर बैठने को हिम्मत कभी नहीं करती। आपने खुद को समझ लिया जो कि आपकी इतनी हिम्मत हो गई कि आदित्य सर की चेयर पर बैठ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज आदित्य सर की चेयर पर तो कल उनके बेड पर। मोना के कुछ और कहने से पहले ही इशिका ने एक और जोरदार तमाचा मोना को लगा दिया। ये वाला चांटा उसके पहले वाले चांटे से भी ज्यादा तेज था, इतना कि मोना के गाल पर इशिका की उंगलियां तक छप गई थी, क्योंकि इशिका ने उसे चांटा लगे ही तेज था। इसमें इशिका की सारी नफरत शामिल थी। इशिका ने गुस्से से तमतमाते हुए कहा, हाउ डरे यू, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की। मेरे और आदित्य के बीच क्या रिश्ता है इसकी भनक भी है तुम्हें। तुम मुझसे आदित्य की चेयर बैठने के लिए मेरा हक पूछ रही हो, जबकि मेरा हक तो खुद आदित्य पर ही है। इशिका का आदित्य पर अपना हक जताते और अपने चेहरे पर इशिका की उंगलियों के निशान महसूस कर मोना के ऊपर तो खून ही सवार हो गया था। उसने जल्दी से आदित्य की टेबल पर से फ्लावर पॉट उठाया और इशिका के सर पर उसे मारने के इरादे से इशिका को और आगे बढ़ी कि इशिका ने भी तुरंत भागकर आदित्य के रूम में ही अटैच्ड रेस्ट रूम में चली गई और जल्दी से गेट को अंदर से लॉक कर लिया।
46 मैडम को प्रोटेक्ट करो। अंदर जाकर इशिका ने थोड़ी राहत की सांस ली। उसे नहीं पता था कि मोना पर इस कदर पागलपन सवार हो जाएगा, लेकिन जो कुछ भी, कम से कम अब वो उसे आदित्य से दूर तो कर ही सकती थी ना। इसलिए उसने जल्दी से उस रूम में रखे लैंडलाइन से आदित्य का नंबर डायल किया। आदित्य इस टाइम मीटिंग में था। उसका फोन साइलेंट पर था, लेकिन जैसे ही वो वाइब्रेट हुआ, आदित्य की नजर उस पर गई। उसने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को पहचान लिया। उसने सोचा कि इशिका ने ही कॉल किया होगा, क्योंकि इशिका ही उसके रेस्ट रूम में थी। इसलिए आदित्य ने जल्दी से फोन पिक कर लिया और उसके कुछ पूछने से पहले ही इशिका ने एक सारी हुई से आवाज में आदित्य से कहा, आदि प्लीज सेव मी। तुम्हारी सेक्रेटरी मेरी जान लेना चाहती है। मैं इस टाइम आपके रेस्ट रूम में हूँ और मैंने डोर लॉक कर दिया है। इशिका की बात और उसकी डरी हुई आवाज को सुनकर एकदम घबरा गया और उसने तुरंत इशिका से कहा, तुम डरो मत, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम मेरे रेस्ट रूम के अंदर ही रहना। आदित्य को इस तरह बात करते देख देख वरुण और बाकी सबको भी कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा हो गया। वरुण को पता था कि अब आदित्य आगे इस मीटिंग को कंटिन्यू नहीं करेगा, इसलिए उसने बहुत पोलियटली मिस्टर बजाज से कहा, सॉरी मिस्टर बजाज, जैसे कि आप सुन ही चुके हैं, आदित्य सर को कुछ अर्जेंट काम आ पड़ा है, इसलिए सर मीटिंग आज कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लीज हम ये मीटिंग किसी और दिन कंटिन्यू करेंगे। अभी प्लीज आप जा सकते हैं। मीटिंग दोबारा कब होगी उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द मैटर। मिस्टर बजाज एक भले आदमी थे, इसलिए वरुण की बात सुनकर वो कहते हैं, कोई बात नहीं। मैं मिस्टर कपूर की आवाज में उनकी घबराहट महसूस कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि उनका कोई अपना किसी मुसीबत में है, इसलिए फिलहाल आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बाद में मीटिंग कर लेंगे। इतना कहकर वो चले गए। उनके पीछे हो आदित्य के बाकी के एम्प्लॉयज जो कि मीटिंग में ही प्रेजेंट थे, वो भी चले गए। क्योंकि उन्हें पता था कि वरुण अब उन्हें भी जाने को बोलने वाला था, इसलिए वो खुद ही चल दिए। बाहर जाकर वो लोग मिस्टर बजाज की बात याद करके सोचते हैं कि आदित्य के रूम में तो मोना गई थी। इसका मतलब वो मोना से बात कर रहा था, क्योंकि उन्होंने वरुण को मोना को स्पेशल गेस्ट वाली बात कहते हुए नहीं सुना था। वरुण ने जानबूझकर ये बात बहुत धीमी आवाज में मोना से कही थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सभी को इशिका के बारे में पता चले। इसलिए उन्होंने जब आदित्य को रास्ट रूम का जिक्र करते सुना तो वो समझे कि वो मोना से ही बात कर रहा है। और जिस तरह से आदित्य उस वक्त घबराया हुआ था, उससे तो उन्हें यही लगा को शायद मोना ने आदित्य को पटा ही लिया। उन्हें ये सोचकर ही गुस्सा आने लगा कि मोना की हसरत पूरी हो गई, लेकिन साथ ही उनको अपने फ्यूचर के लिए बहुत चिंता भी होने लगी, क्योंकि वो जानते थे कि अब मोना उन्हें जरूर परेशान करेगी। इसलिए सब मन ही मन मोना की जी हजूरी करने के लिए मजबूरन खुद को समझाने लगे। दूसरी तरफ आदित्य और वरुण अब केबिन में अकेले ही रह गए थे। आदित्य ने अपने एक बॉडीगार्ड को फोन लगाया, जो कि वही उसके केबिन के बाहर ही था। उसके कुछ बॉडीगार्ड्स यहाँ उसके साथ थे और कुछ बॉडीगार्ड्स उसके केबिन के बाहर हो थे। कॉल कनेक्ट होते ही आदित्य ने कहा, अभी के अभी मेरे केबिन में जाओ और जाकर अपनी मैडम को प्रोटेक्ट करो। बॉडीगार्ड तुरंत अलर्ट होते हुए बोला, यस सर, हम अभी जाते हैं। इतना कहकर वो बॉडीगार्ड बिना फोन कट किए ही भागते हुए अपने बाकी के साथियों से कहता है, मैडम मुसीबत में है, सर के केबिन में चलो। वो सभी आदित्य के केबिन के बाहर तो थे, लेकिन वो उस पूरे फ्लो के चप्पे चप्पे पे फैले हुए थे, और क्योंकि वो फ्लो भी बहुत ज्यादा बड़ा था, इसलिए वो सभी केबिन से थोड़ा दूर थे। उस बॉडीगार्ड को बात सुनकर बाकी सब भी केबिन की ओर भागते हैं और जाकर केबिन के गेट को धक्का देकर आसानी से खोल देते हैं, क्योंकि मोना ने गेट लॉक नहीं किया हुआ था। वो जैसे ही केबिन में पहुंचते हैं तो मोना को अपने हाथ में वो फ्लावर पॉट लिए आदित्य के रास्ट रूम के गेट पर धक्का मारने की कोशिश करते हुए देखते हैं। इसके साथ ही मोना इशिका को ललकार भी रही थी। वो कह रही थी, इशिका कम आउट, आई किल यू। आदित्य सर सिर्फ मेरे हैं, तुझे क्या लगता है कि तू उन्हें अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लेगी? नहीं, मेरे होते हुए तू ऐसा कभी नहीं कर पाएगी। जब बॉडीगार्ड्स ने मोना को इस कदर इशिका को धमकाते देखा तो उन्होंने बिना देरी किए ही मोना को दबोच लिया और उससे वो फ्लावर पॉट छीन लिया। मोना छटपटाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे और उस इशिका को पकड़ो। ये आदित्य सर को अपने जाल में फंसाना चाहती है। तुम्हें मुझे नहीं बल्कि इसे पकड़ना चाहिए। छोड़ो मुझे और उसे यहाँ से बाहर निकल कर फेंक दो। लेकिन वो बॉडीगार्ड उसे नहीं छोड़ते, बल्कि गुस्से में उनका हेड मोना को ही एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहता है, हमारी मैडम के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे की तुमने? हम यहाँ मैडम को नहीं तुझे उठाकर बाहर फेंकने आए हैं। बॉडीगार्ड की बात सुनकर मोना को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, मैंने कहा ना वो इशिका बुरी है, बहुत बुरी है। आज उसने आदित्य सर की इम्पोर्टेंट फाइल खराब कर दी। आगे चलकर ये आदित्य सर को पूरा बर्बाद कर देगी। इसकी जैसी लड़कियों लड़कों को बर्बाद हो करना जानती है बस, इसलिए इसे अभी के अभी आदित्य सर से दूर कर दो।
बॉडीगार्ड मोना की बात का कुछ जवाब देता कि उससे पहले ही गेट की तरफ से एक बहुत ही सख्त आवाज आती है, बर्बादी मेरी नहीं, तुम्हारी होने वाली है। क्योंकि मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी करके उसे डरा धमका के तुमने अच्छा नहीं किया। गेट से आती ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि आदित्य की ही थी। उसकी आवाज में आज से पहले किसी ने भी इतना ज्यादा गुस्सा नहीं महसूस किया था। उसकी आवाज इतनी कठोर थी कि मानो कोई मौत का सौदागर खुल गुस्से से उबल रहा हो। आदित्य की आवाज को सुनकर सभी कांप उठे और मोना की तो डर से हालत ही खराब हो गई। उसने अभी आदित्य के मुंह से जो कुछ भी सुना था, उसे सुनकर साफ था कि आदित्य उसकी जान ले लेना चाहता था और वो भी सिर्फ इशिका के लिए। आखिर इशिका में ऐसा क्या था जो आदित्य उसके लिए किसी का खून भी करने को तैयार था। मोना ये सोच ही रही थी कि तभी उसका ध्यान आदित्य के मुंह से निकले एक और शब्द पर गया और वो शब्द था वाइफ। आदित्य ने इशिका को मेरी वाइफ कहा था। मोना को जैसे ही इस बात का मतलब समझ आया उसकी आंखें हैरानी में चौड़ी हो गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आदित्य शादीशुदा होगा और उसकी वाइफ और कोई नहीं बल्कि इशिका। ये सोचते ही मोना को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो पलटकर आदित्य की ओर देखती है तो एक पल के लिए तो आदित्य को देखकर शॉक्ड ही हो जाती है, क्योंकि इस वक्त आदित्य इतने गुस्से में था कि उसके माथे की नसें उभरकर दिख रही थी। उसको मुठ्ठियां कस के बीची हुई थी, मानो वो खुद को कंट्रोल किए हुआ हो। इसके अलावा उसको वो लाल आंखें, जिन्हें देख लग रहा था कि उनमें खून उतर आया हो। वो आंखें उसे ऐसे घूर रही थी कि अभी उनमें से एक एरो निकलेगा और सीधे मोना के सीने के पार ही हो जाएगा। उसे देख मोना बहुत डर गई। 47 आदित्य का प्यार। आदित्य के गुस्से को देखकर तो मोना को उसका खुद का गुस्सा भी उसके सामने चाय काम पानी की तरह लगने लगा। मोना को आदित्य के गुस्सा में उसका काल नजर आ रहा था। इसलिए वो खुद को बचाने की कोशिश करते हुए आदित्य से कपकपाते हुए बोलती है, सर वो मैं नहीं जानती थी कि इशिका आपकी वाइफ है। मुझे माफ कर दो। उसने जैसे तैसे डरते डरते आदित्य से माफी तो मांग ली, लेकिन आदित्य पर उसकी माफी का कोई असर नहीं हुआ। उसका गुस्सा बिल्कुल भी ठंडा नहीं हुआ बल्कि और बढ़ ही गया। मेरी ही कंपनी में मेरी ही वाइफ को मारने को कोशिश करके तुम्हें सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, आदित्य ने गुस्से से कहा। उसकी बात सुन मोना और भी ज्यादा डर जाती है। डर के मारे उसको आंख वाले रूम में भी पसीने आने लगते हैं। आदित्य की बात सुन वो खुद को बॉडीगार्ड्स की कैद से छुड़वाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उनकी पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत थी कि वो खुद को छुड़वा नहीं पाती। फिर वो रोते हुए आदित्य से कहती है, सर प्लीज मुझे माफ दीजिए। मुझे सच में नहीं पता था कि इशिका मैडम आपकी वाइफ है। सर मैं जब केबिन में आई तो उन्होंने मिस्टर बजाज वाले प्रोजेक्ट की फाइल पर जूस गिरा दिया था, जिससे वो सारी फाइल बर्बाद हो गई और उसके साथ ही हमारे स्टाफ की सारी मेहनत भी वेस्ट हो गई। इसलिए मुझे बस थोड़ा सा गुस्सा आ गया था और मैडम से ये बात कह दी। लेकिन मैडम को ये बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और इसी वजह से मैं और भी गुस्से में आ गई। फिर हमारी थोड़ी और उन्होंने मुझे बहुत जलील किया और बहुत खरी खोटी भी सुनाई। वो तो ये भी कहने लगी कि आप उनके हाथों की कठपुतली है और वो चाहे जो भी करे आप कभी भी उन्हें कुछ नहीं कहोगे क्योंकि आप उनसे बहुत डरते हैं। सर मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि मैं आपको बहुत मानती हूँ, इसलिए मैं उनकी बकवास नहीं सुन पाई। लेकिन फिर भी मैंने बस उन्हें समझाने की कोशिश की आपके बारे में ऐसा न बोले, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं मानी। यहाँ तक कि वो तो आपके और मेरे बीच भी अफवाह होने की बात कहने लगी। सर मुझसे ये झूठ बर्दाश्त नहीं हो क्योंकि एक लड़की कुछ भी सहन कर सकती है, लेकिन कोई उसके संस्कारों पर उंगली उठाई ये वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और सर इसलिए मैं अपने सेंस में नहीं रही और मुझसे ये गलती हो गई। प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। मैं मैडम से भी माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मोना ने सोच समझकर इतना सब कुछ बोला। उसने अपनी बात में इतने सारे पॉइंट्स शो किए कि आदित्य किसी एक की सोचकर तो उसको बख्श ही देता। आखिर ये पॉइंट्स थे ही इतने बढ़िया। एक पॉइंट ये था कि उसने आदित्य के नुकसान और स्टाफ को मेहनत वेस्ट होने का जिक्र किया, क्योंकि आदित्य हार्ड वर्क की हमेशा सराहनीय था। ऐसे में मोना को लगा कि आदित्य को जब पता चलेगा कि इशिका ने न सिर्फ उसका नुकसान कर दिया बल्कि उसके स्टाफ की मेहनत भी बर्बाद कर दी तो उसको इशिका पर गुस्सा आएगा और शायद वो मोना के रिएक्शन को समझ सकेगा। मोना को तो ऐसा भी लगा कि शायद आदित्य गुस्से में आकर इशिका को डांट भी दे। अगर ऐसा होता तो मोना को बहुत ज्यादा खुशी होती। और अगर उसका ये पॉइंट फेल भी हो गया तो दूसरा पॉइंट भी काफी दमदार था, जो कि था आदित्य की ईगो। उसने जानबूझकर आदित्य से कहा कि इशिका उसे अपने हाथ की कठपुतली बता रही थी और साथ ही साथ उसे डरपोक भी बोल रही थी। मोना को लगा कि एक आदमी ये बात कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी वाइफ उसे अपने हाथों की कठपुतली और डरपोक करार दे। मोना ने सोचा कि ये बात तो आदित्य को बहुत चुभेगी ही और वो शायद उसकी बात समक्ष जाए कि वो उसके बारे में इतना सब कुछ नहीं सुन सकी, और इसलिए उसने इशिका को उसके लिए सबक सिखाया। मोना को तो ये भी लग रहा था कि शायद इस लाइन को सुनकर आदित्य को उसकी फीलिंग्स का एहसास हो जाए कि वो उसको कितना पसंद करती है और वो इशिका जैसे वाइफ को छोड़ दे, जो कि सिर्फ उसका तिरस्कार होकर रही थी और मोना से शादी कर ले।
मोना तो ये सोचकर आसमान में थी कि वो फाइनली मिसेस कपूर बन जाएगी, और अगर उसका ये पॉइंट भी फेल हो गया तो उसका तीसरा पॉइंट तो आदित्य को जरूर इशिका पर गुस्सा दिला ही देता, क्योंकि उसने उस पॉइंट में ये कहा था कि इशिका को उन दोनों के बीच अफेयर होने का शक था, जो कि आदित्य कभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, क्योंकि ये बात वाकई सच नहीं थी। इसलिए उसे लगा कि शायद इस बात को सोचकर तो आदित्य इशिका पर भड़क ही जाएगा कि उसे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। फिर वो शायद इशिका से ये भी कह दे कि अगर उसे उस पर विश्वास ही नहीं है तो उनके बीच के रिश्ते को तोड़ देना ही बेहतर होगा। और अगर ये सभी पॉइंट फेल हो गए तो भी उसका आखिरी पॉइंट था उसका संस्कारी लड़की होने का दिखावा करना, जिससे आदित्य ये समझ जाएगा कि वो एक निहायती शरीफ लड़की है और अपने दामन पर कीचड़ उछलने वाले को कतई बख्श नहीं सकती। मोना ने मन में सोचा कि शायद आदित्य को इसके इस देसी गर्ल वाले रूप से प्यार ही हो जाए। वो सोचे कि वो शादी के बाद एक अच्छी और संस्कारी बीवी बनेगी, और इसलिए शायद वो इशिका जैसी मूवीवुड की एक्ट्रेस को छोड़ दे, क्योंकि अक्सर मूवीवुड में काम करने वाली लड़कियों के कैरेक्टर्स पर दुनिया शक करती है। बस इसलिए मोना अपने फुल प्रूफ बातों के जाल पर मन ही मन खूब इतरा रही थी। उसे तो लग रहा था कि अगले हो पल आदित्य उसे शादी के लिए प्रपोज करने हो वाला था, लेकिन उसकी सोच के उलट आदित्य ने अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया, जिसे समझकर अस बॉडीगार्ड ने मोना को खींचकर 4-5 चांटे धर दिए, जिससे मोना जमीन पर गिर पड़ी और अब तो उसके लिप्स से खून भी निकलने लगा था। मोना, जो कि अचानक ही अपने ख्वाबों के सातवें आसमान से नीचे सच की धरती पर आ गिरी थी, जब उसे ये एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हुआ, उसने तुरंत ही अपने हाथों से निकलते खून पर हाथ रखा और अपनी आंखों में आंसू लिए आदित्य की और अनबिलीवेबल एक्सप्रेशन के साथ देखा, जैसे मानो आदित्य से पूछ रही हो कि क्या उसे उसकी बात पर यकीन नहीं था। आदित्य, जो कि उसकी बात समझ गया था, वो तुरंत हो एक सख्त आवाज में मोना से बोला, क्या लगता है तुम्हें कि तुम्हारी इस बकवास पर मैं भरोसा कर लूंगा और तुम्हें माफ कर दूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी इस बकवास पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं, क्योंकि मैं अपनी वाइफ को अच्छे से जानता हूँ कि वो ऐसी बात कह सकती है या नहीं। मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये सब जो कुछ भी तुम मेरी वाइफ के बारे में बकवास कर रही थी ना, उनमें से बस दो ही बात सच हो सकती है, और वो ये कि इशिका ने इस फाइल पर जूस गिराया और तुम्हें चांटा भी लगाया। लेकिन मैं इन बातों से भी बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, क्योंकि अगर उसने जूस गिराया तो जानबूझकर नहीं गिराया होगा, बल्कि उससे गलती से गिर गया होगा। तो फिर इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? और रही बात नुकसान की, तो इससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है मुझे, क्योंकि इस फाइल को हम कुछ ही दिनों में वापस बना लेंगे। आखिर ये कोई लीगली साइन कॉन्ट्रैक्ट थोड़े ना था। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि मेरे स्टाफ को मेहनत जरूर वेस्ट हुई है, लेकिन मैं उसकी भरपाई उन्हें अच्छा खासा कंपनसेशन देकर कर दूंगा। और इससे ज्यादा मैं उनकी मेहनत वेस्ट होने के लिए अपनी वाइफ को तो कुछ नहीं कर सकता ना, क्योंकि मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई भी है तो वो मेरी वाइफ है, और उसे किसी के लिए भी मैं हर्ट नहीं कर सकता, फिर चाहे बात मेरी खुद को ही क्यों ना हो। और हाँ, ये जो तुम इशिका का नाम पर झूठ बोलकर मेरी ईगो को चैलेंज कर मुझे मेरी वाइफ के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही थी ना, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम अपनी इस घटिया कोशिश में कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि मुझे यकीन है कि इशिका ने ऐसा कुछ नहीं बोला होगा, और अगर बाय एनी चांस वो ये बोल भी देती ना, तो भी उसमें कुछ गलत नहीं होता, क्योंकि मैं सच में उसके हाथों की एक कठपुतली ही हूँ, क्योंकि उसकी हर एक छोटी से छोटी हरकत मुझे कोई ना कोई रिएक्शन तो पा ही लेती है। वो अगर हंसती है तो मेरे चेहरे पर खुद ही स्माइल आ जाती है, वो रोती है तो आंसू मेरी भी आंखों से बहते हैं, वो अगर मस्ती करती है ना तो मेरा दिल भी जोरों से धड़कने लगता है, बिकॉज शी ड्राइव मी क्रेजी। आदित्य की बात सुनकर मोना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य इशिका से इतना प्यार कैसे कर सकता है कि इस खुद से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। आदित्य की इस बात को सुनकर सिर्फ मोना के आंखों में ही आंसू नहीं बह रहे थे, बल्कि कोई और भी था जिसकी आंखें आदित्य की बातों को सुनकर ऐसे ही आंसू बह रही थी, और वो कोई और नहीं बल्कि हमारी इशिका ही थी, जो कि रेस्टरूम के डोर पे अपनी पीठ लगाई जमीन पर बैठे बाहर की सारी बातें सुन रही थी। आदित्य को कॉल करने के बाद इशिका यही उसका इंतजार कर रही थी, और जब बॉडीगार्ड्स ने मोना को संभाल लिया तो वो इसलिए बाहर निकल कर नहीं आई क्योंकि उस टाइम वो बस अंदर बैठकर मोना के गुस्से को रिकॉर्ड होने देना चाहती थी, और साथ ही वो ये बैठकर मोना का ड्रामा भी एंजॉय कर रही थी। वो तो अपने पास पानी का ग्लास लेकर बैठी थी कि कब आदित्य अंदर आए और कब वो अपनी आंखों में पानी की बूंदें डालकर डरने और रोने का नाटक करते हुए आदित्य के सामने जाए, जिसे कि आदित्य मोना को काम से निकाल ही दे। लेकिन जब आदित्य केबिन में आया और उसने आदित्य को मोना को धमकाते हुए सुना तो उसके मन में खुशी की लहर सी दौड़ गई। आदित्य की बातों से साफ था कि वो मोना को सिर्फ निकलेगा ही नहीं बल्कि उसे अच्छे से सबक भी सिखाएगा। इसलिए इशिका ने भी तुरंत अपनी आंखों में पानी की बूंदें डाली, और जैसे ही वो बाहर जाने के लिए गेट के पास पहुंचकर गेट के हैंडल को खोला ही था कि तभी उसको मोना की बात सुनाई दी, जो कि आदित्य को उसके खिलाफ मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी।
इशिका को उसकी बात सुनकर उस पर बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा कि अच्छा हुआ को उसने अपने फोन में रिकॉर्डर ऑन कर दिया था। अब कम से कम वो आदित्य के सामने अपनी बेगुनाही साबित तो कर पाएगी। लेकिन तभी इशिका को कुछ चांटों की आवाज सुनाई दी, जिसे सुन इशिका रुक सी गई। उसने इतना तो अंदाजा लगा ही लिया था कि मोना को बॉडीगार्ड ने ही चांटे धरे होंगे, और अगर ऐसा है तो जरूर उन्होंने ये आदित्य के इशारे पर ही किया होगा, क्योंकि उसे पता था कि उन बॉडीगार्ड्स को आदित्य के सामने खुद मनमर्जी से एक्शन लेने की परमिशन नहीं है। इसलिए वो रुककर आदित्य की नेक्स्ट बात को सुनने का इंतजार करने लगी, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि जरूर आदित्य ने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि उसको मोना की बात पर यकीन नहीं हुआ होगा। इसलिए इशिका ने सोचा कि वो पहले एक बार आदित्य को बात भी सुन ले कि अब आदित्य क्या कहेगा। इसलिए उसने अपने झूठे वाले आंसू पोंछे और सोचा कि बाहर जाते वक्त फिर से अपनी आंखों में पानी की ड्रॉप्स डाल लेगी। लेकिन जैसे ही आदित्य की बात वो सुनने लगी, धीरे धीरे वो इतना टच फील करने लगी कि उसको आंखें खुद ही नम हो गई। और जैसे जैसे आदित्य आगे आगे बोलता गया, वैसे वैसे इशिका की आंखों से सच के आंसू बहने लगे। क्योंकि आदित्य की बात सुनकर ही उसे रियलाइज हुआ को उसकी इतनी गलतियों के बाद भी आदित्य को उस पर कितना यकीन था। सच में आदित्य ने आज फिर एक बार उसका दिल छू लिया था। और जब आदित्य ने अपनी आखिर की चंद लाइनों में अपने प्यार का इजहार किया न, तब तो इशिका खुद को संभाल ही नहीं पाए और वो रोते रोते दरवाजे से सटकते हुए नीचे जमीन पर बैठ गई। उसे तो समझ हो नहीं आ रहा था कि आदित्य उससे इतना प्यार कैसे कर सकता था, जबकि उसने उसे कितना दर्द और कितनी तकलीफ दी। वो कैसे उससे नफरत नहीं कर सकता था। आखिर आदित्य का दिल किस चीज का बना हुआ था, जो कि सिर्फ प्यार देना ही जानता था, वो भी इतना ज्यादा कि खुद को ही भुला दे, खुद के ही अस्तित्व को अपने प्यार के सामने भुला दे। ऐसा प्यार तो इशिका ने कभी किसी मूवी में भी नहीं देखा था और न ही किसी कहानी में कभी पढ़ा ही था। आदित्य की फीलिंग्स में वो बस पैरालाइज्ड सी होकर वही जमीन पर जोर से सटकर बैठे हुए बस उसकी फीलिंग्स सुन रही थी। वो तो रो भी खुद नहीं रही थी, क्योंकि उसको तो इतना होश ही नहीं था कि वो खुद रो रही थी। ये आंसू तो उसके खुद ही बह रहे थे, क्योंकि शायद उसके शरीर का कतरा करता भी आदित्य के प्यार को महसूस कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ आदित्य आगे कहता है, और हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि इशिका को मुझ पे कभी भी इस बात को लेकर शक कर सकती है कि मेरा और तुम्हारा अफेयर चल रहा है? सो स्टूपिड यू आर। अपने आप को देखो और इशिका को देखो। तुम्हें लगता है कि वो तुमसे इनसिक्योर फील करेगी? तुम्हें लगा भी कैसे कि वो तुम्हें खुद से इतना ज्यादा सुंदर समझेगी कि उसे ये लगने लगेगा कि मैं उसे छोड़कर तुमसे अफेयर चलाऊंगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पास भी कोई मैजिक मिरर है जो कि तुम्हें ही दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बताता है? आदित्य की ये बात सुनकर उसके बॉडीगार्ड्स और इसके पीछे ही खड़े वरुण को हंसी आ जाती है, और वो सब मोना की तरफ मुंह करके हंसने लगते हैं। आदित्य भी उनको बिल्कुल नहीं रोकता, क्योंकि उसने ये बात बोली हो मोना को जलील करने के लिए थी। आखिर उसने खुद को उसकी इशिका से ज्यादा सुंदर समझ भी कैसे लिया। वही दूसरी तरफ दरवाजे से सटी इशिका भी रोते रोते हंसी छूट गई। 48 इशिका का कहर। सबको खुद पर हंसता देख मोना का सर शर्म से झुक गया। उसे बहुत ही एम्बेरसिंग फील हो रहा था, लेकिन साथ ही उसे आदित्य पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने सबके सामने उसका मजाक जो उड़ाया था। लेकिन वो आदित्य को तो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए खून के घूंट पीकर अपना सर झुकाए बैठी रही। लेकिन आदित्य का गुस्सा अभी शांत कहा हुआ था। वो आगे बोला, और हाँ, ये जो तुम मेरे सामने संस्कारी होने का ढोंग कर रही थी न, तो तुम मुझे बताओ कि ऐसे संस्कार दिए हैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने, जो कि एक शादीशुदा आदमी को उसी की पत्नी के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हो, और वो भी उसकी पत्नी की जान लेने की कोशिश करने के बाद। आदित्य की बात सुनकर मोना न में अपना सर हिलाते हुए कहती है, नहीं सर, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस ये कह रही कि इशिका मैडम। वो और कुछ कहती कि उससे पहले ही आदित्य गुस्से से चिल्लाता है, शट अप। अपनी गंदी जुबान से मेरी वाइफ का नाम लेकर उसके नाम को गंदा मत करो, और अब मैं इशिका के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। इतना कहकर वो गुस्से से अपने बॉडीगार्ड से कहता है, ले जाओ इस घटिया लड़की को मेरे सामने से, और इसे ले जाकर इतना टॉर्चर करो कि इसको पछतावा को कि इसने तुम्हारी मैडम पर हाथ उठाने की जुर्रत की। और हाँ, इसकी जैसी घटिया लड़की के कोई ना कोई डार्क सीक्रेट्स तो जरूर होंगे, इसलिए उन्हें ढूंढो और जाकर उन्हें इंटरनेट पर वायरल कर दो। इसकी वो हालत करो कि ये किसी के सामने मुंह दिखाने लायक ना बचे, और खुद की जान खुद ही ले ले। आदित्य की इतनी कठोर सजा सुनकर मोना का दिल मानो धड़कना ही भूल गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आदित्य इतना क्रूएल हो सकता है। आदित्य की ये सजा उसके लिए एक मौत का फरमान जैसे ही थी। उसे लग रहा था कि सामने खड़ा वो शख्स उसका बॉस आदित्य नहीं है, क्योंकि उसका बॉस तो कभी किसी से इतनी क्रूएल बात कह ही नहीं सकता था। वो एक ग्रेट बिजनेसमैन होने के साथ अपने वेल नेचर और वेल एटिकेट्स और कंपैशन के लिए भी जाना जाता था, लेकिन उसके सामने खड़ा ये इंसान तो उसके बिल्कुल ही उल्टा था। हाँ, माना उसका गुस्सा बहुत डरवाना होता था, लेकिन वो कम से कम किसी के लिए जानलेवा तो नहीं होता था। तो फिर क्यों आज आदित्य उसकी जान लेने पर आतुर था, और वो भी उसकी बदनामी करने के बाद।
नहीं, ये आदमी वो आदित्य कपूर था ही नहीं जिसे दुनिया जानती थी। मोना की सोच एकदम सही थी। उसके सामने खड़ा वो आदमी द फेमस बिजनेस टाइकून आदित्य कपूर नहीं था। वो आदमी तो सिर्फ इशिका का पति आदित्य था, जो कि अपनी पत्नी से इतना ज्यादा प्यार करता था कि उसके सामने उसने खुद को भी कभी तवज्जो नहीं दी। तो फिर वो किसी और का क्या खाक ही ख्याल करता। आदित्य की ये सजा सुनकर तो वरुण और उसके बॉडीगार्ड्स भी शॉक्ड थे, क्योंकि आज से पहले आदित्य ने कभी किसी के साथ ऐसी क्रूएल्टी नहीं करी, और वो भी एक औरत के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उन्हें ये भी पता था कि वो ये सब इशिका के लिए ही कर रहा था। आज उन्होंने अपने मन में एक बात ठान ली थी कि वो कभी भूल से भी इशिका से मिसबिहेव नहीं करेंगे और न ही उसके खिलाफ जाएंगे, और अपने बॉस से भी ज्यादा अपनी लेडी बॉस की रिस्पेक्ट करेंगे। जब वो लोग ये बात सोच रहे थे तब आदित्य का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता रहा था। अब तो उसे उन बॉडीगार्ड्स पर भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो उस मोना को एक भी पल अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इलिये को उन पर भी चिल्लाते हुए बोला, मेरा ऑर्डर मानने में तुम लोगों को इतना टाइम क्यों लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं तुम लोगों के मन में इस लड़की के लिए सिंपैथी है? अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, तुम लोग भी इसके साथ ही चले जाओ और इसकी जैसे ही सजा भुगतो। उसकी बात सुन वो सभी बॉडीगार्ड्स हड़बड़ा जाते हैं और मोना को फोर्सफुली जमीन से उठा लेते हैं। तो वही मोना खुद को उनसे छुड़वाने की कोशिश करते हुई आदित्य से उसको बख्शने को मिन्नतें करती है, लेकिन आदित्य उसकी एक नहीं सुनता। लेकिन तभी अचानक उन्हें एक आवाज आती है, रुक जाओ। सभी उस आवाज को सुनकर शॉक्ड होकर पीछे मुड़कर देखते हैं। वहां इशिका गेट पर खड़ी थी। इशिका को देखकर आदित्य सबसे पहले उसके पास गया और जल्दी से उसे ऊपर से नीचे तक अच्छे से चेक करता है और उससे पूछता है, इशिका तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? उसकी घबराहट देखकर इशिका उसका हाथ थाम लेती है और हल्का सा स्माइल करते हुए कहती है, हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। थैंक्स टू ऑल योर बॉडीगार्ड्स। ये सब एकदम सही टाइम पर आ गए और इस लड़की को संभाल लिया। इशिका ने ये बात एकदम शांत होकर कही। वैसे तो आदित्य के सामने रोते हुए जाने की सोच रही थी ताकि आदित्य उसको जॉब से निकाल दे। और आदित्य क्या कन्फेशन सुनकर तो उसकी आंखों में सच के आंसू आ गए थे। लेकिन जब उसने आदित्य की वो कठोर सजा सुनाई तो उसने अपने आप को एकदम शांत कर लिया और अपने आंसुओं को अच्छे से पोंछ लिया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर आदित्य ने उसे ऐसे देख लिया तो वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा, जिससे कि इशिका को डर लगने लगा था। डर इस बात का नहीं कि मोना के साथ उसने मोना को कितनी कठोर सजा दी थी, बल्कि डर तो इस बात का था कि इससे आदित्य की पब्लिक इमेज पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता। लोग आदित्य के बारे में क्या सोचते उसकी क्रूएल्टी को देखकर। वो उसके बारे में कुछ गलत सोचते ये इशिका कभी नहीं होने दे सकती थी। आखिर उसने आदित्य की पब्लिक इमेज को बचाने के लिए ही तो ये सब किया था, तो फिर वो कैसे उसकी इमेज को खराब होने देती। इसलिए इशिका ने सोचा कि उसे आदित्य को शांत करवाना होगा और उसे ऐसा करने से रोकना होगा। इसलिए इशिका एकदम नॉर्मल होकर आदित्य के सामने आई, ताकि उसके गुस्सा उसे सही सलामत देखकर शांत हो जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इशिका को एकदम सही सलामत और नॉर्मल देखकर आदित्य का गुस्सा एकदम से शांत हो गया। उसे ऐसा देखकर उसको बहुत राहत महसूस हो रही थी, क्योंकि उसे तो ऐसा लगा एक था कि उसकी इशिका बहुत डर हुई होगी, जैसा कि उसने इशिका की आवाज को फोन पर सुना था। लेकिन उसे ये देखकर खुशी हुई कि उसकी वाइफी बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी। आदित्य ने फिर बिना देर किए इशिका को झट से गले लगा लिया, जिसे देख वरुण और उसके बॉडीगार्ड्स ने अपनी नजरें उनसे फिरा ली। लेकिन मोना की नजर उन पर से नहीं हटी। वो वही खड़ी अपनी आंखों से आदित्य को इशिका को प्यार से गले लगाए देखते रही। इस टाइम उसकी आंखों में आंसू के साथ साथ इशिका के लिए नफरत भी थी, क्योंकि इशिका की ही वजह से आदित्य ने उसे पनिश किया था। उसका मन इशिका की जान ले लेने का कर रहा था, लेकिन वो अब इशिका के खिलाफ और कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। आदित्य की सजा के बाद उसने ठान लिया था कि भले ही उसे कितना भी टॉर्चर क्यों न किया जाए, लेकिन कम से कम उसकी जान तो नहीं ली जाएगी। दुनिया के सामने भले ही उसकी बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन वो फिर भी खुद की जान नहीं लेगी। मुंह छिपाकर ही सही, लेकिन वो जी तो लेगी ही। या फिर वो खुद की पहचान भी बदल सकती थी, और फिर तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे में तो वो मौका देखकर किसी दिन इशिका से अपना बदला भी ले ही लेगी। मोना अपने मन में ये सोचकर थोड़ा रिलैक्स होती है। लेकिन तभी इशिका आदित्य से कहती है, आदि प्लीज आप इसे पनिश मत कीजिए। इशिका की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और आदित्य इशिका से पूछता है, इशिका इसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद मैं इसे पनिश कैसे न करूं? इशिका कहती है, क्योंकि इसे इसकी सजा कानून देगा, न कि हम। आदित्य हम एक लॉफुल सोसाइटी में रह रहे हैं और बचपन से ही हमने लॉ की रिस्पेक्ट करना सीखा है, तो फिर आज भला कैसे हम खुद लॉ ब्रेक कर सकते हैं? इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसे पुलिस का हवाले कर दिया जाए। इशिक को बात सुनकर आदित्य कहता है, लेकिन इशिका इसने तुम्हें जाने से मरने की कोशिश की, वो तो तुमने अपनी सूझबूझ से खुद को बचा लिया, वरना आज न जाने
इतना कहकर आदित्य रुक जाता है और एक दर्द भरे एहसास के साथ इशिका की आंखों में देखता है। आदित्य की आंखों में अभी भी इशिका को घबराहट साफ नजर आ रही थी, जिसे देख इशिका ने आदित्य को हग कर लिया और उसको पीठ सहलाते हुए बोली, इट्स ओके आदि, आई एम कम्प्लीटली फाइन, नथिंग बैड हैपेंड टू मी। इशिका की बही में आदित्य को सुकून महसूस हुआ और उसकी बात पर उसने यकीन कर लिया। फिर उसने इशिका से दूर होते हुए उसके फहद पर किस करके कहा, ओके देन लेट्स गो टू पुलिस स्टेशन। आदित्य ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इशिका को खुद जाकर मोना के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करनी पड़ती, तभी पुलिस मोना का खिलाफ कुछ एक्शन ले पाते। वैसे तो आदित्य के एक इशारे पर पुलिस खुद यहाँ आ जाती, लेकिन आदित्य एक लॉ की रिस्पेक्ट करने वाला बंदा था, इसलिए उसने खुद पुलिस स्टेशन जाने का फैसला लिया। तो वही मोना का तो दिल फिर से ही बैठ गया। उसे पता था कि अब तो वो लंबे टाइम तक जेल में रहने वाली थी और उसने जो एक नई जिंदगी जीने का प्लान बनाया था वो अब फेल हो चुका था, और ये भी इशिका की हो वजह से हुआ था। इसलिए वो चिल्लाई, इशिका आई हेट यू सो मच। आदित्य सर आप इसे छोड़ दीजिए, ये आपको डिजर्व नहीं करती। उसकी बात सुन वो बॉडीगार्ड फिर से मोना को चांटा जड़ते हैं। तो वही आदित्य को फिर से गुस्सा आने लगता है। वो इस बार खुद उस पर हाथ उठाने के इरादे से आगे बढ़ने ही वाला था कि उससे पहले ही इशिका आगे बढ़ी और मोना के पास जाकर उससे पूछा, अच्छा तो तुम्हें लगता हो कि मैं आदित्य को डिजर्व नहीं करती, तो फिर कौन करता है, टेल मी। मोना स्माइल करते हुए कहती है, मैं डिजर्व करती हूँ आदित्य की, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं उनके बिजनेस में उनकी हेल्प कर सकती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं जो कि एक कॉलेज ड्रॉपर है। तुम भला क्या ही आदित्य की हेल्प करोगी, तुम्हें तो बिजनेस का भी नहीं पता। उसकी बात सुनकर आदित्य की मुठ्ठियां का जाती है, लेकिन वो चुपचाप अपनी जगह खड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता था कि इशिका खुद ही मोना को जवाब दे देगी। तो वही इशिका मोना को बात सुनकर जोरों से हंसने लगती है, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन भी वो चुप खड़े इशिका के कुछ कहने का वेट करते हैं। इशिका हंसताए हुए मोना से कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि आदित्य को किसी बिजनेस वुमन टाइप की वाइफ की जरूरत है? बिजनेस टाइकून आदित्य कपूर, जिसे सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि फॉरेन के बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी अपना आइडल मानते हैं, जिसके आगे पीछे बिजनेसमैन मारे मारे फिरते हैं, सिर्फ उनसे कोई एक बिजनेस टिप जानने के लिए तुम कह रही हो उस आदित्य कपूर को एक ऐसी वाइफ की जरूरत है जो कि उसकी बिजनेस में हेल्प कर सके? साउंड्स रियली फनी। इशिका की बात सुनकर आदित्य तो सातवें आसमान में था। आज उसकी वाइफ जिस तरह उसकी तारीफ कर रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि उसने आज तक जितने भी अवार्ड्स जीते हैं वो भी इशिका की इस तारीफ के आगे कम है। तो वही आदित्य के बॉडीगार्ड्स और वरुण इशिका की बात सुनकर हल्का मुस्कुराते हैं, क्योंकि इशिका कह तो एकदम ठीक ही रही थी। मोना ने इशिका की बात सुनकर चिढ़कर अपना मुंह साइड की तरफ कर लिया, लेकिन अगले हो पल इशिका ने अचानक से मोना के बाल खींच लिए, जिससे मोना दर्द से तड़प उठी। तो वही बाकी सभी भी इशिका की इस हरकत से शॉक्ड हो गए, और बॉडीगार्ड्स ने हड़बड़ाहट के मारे मोना को छोड़ दिया, जिससे मोना इशिका की पकड़ अपने बालों से हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन इशिका उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। आदित्य भी इशिका को रोकने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी इशिका बोलती है, और क्या रह रही थी तू कमीनी, मेरे पति से प्यार करती है तू? चुड़ैल कहीं की, तुझे शर्म नहीं आई मेरे सामने मेरे पति पर डोरे डालने की कोशिश करते हुए? रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ, आज तेरी वो हालत करूंगी जो तू आगे से जब भी मेरे पति के बारे में सोचने की भी जुर्रत करेगी न, तो तुझे अपनी ये हालत भी याद आ जाएगी। और इतना कहते ही इशिका ने अपने एक हाथ से उसके बालों को खींचते हुए उसके चेहरे को सामने की ओर करके मोना में एक के बाद एक कई चाटे उसके दोनों गाल पर जड़ दिए। इशिका का ये रौद्र रूप देखकर तो सारे बॉडीगार्ड्स डर के मारे पीछे हट गए। उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनकी मैडम का गुस्सा इतना खतरनाक था। तो वही आदित्य तो इशिका के गुस्से को काफी एंजॉय कर रहा था, और भाई आखिर उसकी बीवी उसके लिए ही तो ये कांड कर रही थी। इशिका तो इस टाइम मोना पर ऐसे कहर बरसा रही थी कि कोई औरत अपने पति और सौतन को एक साथ रंगे हाथों पकड़कर अपनी सौतन पर बरसाती है। लेकिन यहाँ हमारे आदित्य बाबू की कोई गलती नहीं थी, इसलिए उस पर भगवान की असीम कृपा के कारण वो इशिका के इस कहर से बचा हुआ था, या शायद यूं कहे कि अभी तक बचा हुआ था, क्योंकि मोना को अच्छे से पीट लेने के बाद भी इशिका का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इसलिए वो मुड़कर आदित्य के पास गई और बोली, और आप ये सब आपकी ही वजह से हुआ है? आदित्य इशिका से घबराकर पूछता है, मैंने क्या किया? इशिका गुस्से से कहती है, आपने ही तो इस चुड़ैल को जॉब पे रखा था, क्या जरूरत थी आपको एक फीमेल सेक्रेटरी की? मेल सेक्रेटरी नहीं रख सकते थे आप? आदित्य उसकी बात सुनकर इशिका को शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है, सॉरी बेबी, आगे से ये गलती दोबारा नहीं होगी, बस एक बार माफ कर दो, आई प्रॉमिस कि कभी कोई फीमेल सेक्रेटरी हायर नहीं करूंगा। उसकी बात सुन इशिका थोड़ा शांत होते हुए कहती है, यूड बेटर नॉट। ओके ओके, आदित्य इशिका की धमकी को समझते हुए बोला। आदित्य की इस कदर इशिका के सामने भीगी बिल्ली बने देख उसके बॉडीगार्ड्स और वरुण की तो आंखें फटी की फटी ही रह गई।
उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके बॉस जिनसे वो सब इतना डरते थे, वो खुद अपनी वाइफ से इतना डरते थे। चफ 49 आदित्य और ऋषु ठगा ठगा सा महसूस कर रहे थे। इशिका और आदित्य रात के करीब 9 बजे घर वापस लौटते हैं, क्योंकि वो मोना की पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के बाद बाहर डिनर करके ही घर लौटे थे। घर पहुंचते ही इशिका ने काका से ऋषु के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो तो अपने रूम में अपना होमवर्क कर रहा था। उनकी बक सुन इशिका ने हैरानी से पूछा, क्या ऋषु ने अभी तक क्या होमवर्क नहीं किया? लेकिन वो तो हमेशा दिन में ही अपना सारा होमवर्क फिनिश कर लेता है। काका मुस्कुराकर कहते हैं, पूरे दिन खेले है बाबा आज। उनका क्लासमेट चैतन्य अपने नए पालतू कुत्ते के साथ आया था। बस फिर क्या था, बाबा तो उस कुत्ते के साथ खेलने में इतना खो गए कि हम लोगों के लाख समझाने के बाद भी नहीं माने वो तो शुक्र है कि चैतन्य के पापा उसको घर वापस ले गए। बस फिर बाबा ने मुंह फुला लिया और पूरा घर सर पे उठा लिया कि उनको भी एक कुत्ता पालना है। हमने भी बोला दिया कि जब आप दोनों वापस आ जाए तो बात कर ले आपसे। बस उसके बाद जाकर खाना खाया और तब बैठे हैं अपना होमवर्क करने। काका की बात सुनकर आदित्य ऋषु के बिहेवियर पर थोड़ा नाराज होते हुए कहता है, काका आपको उसको डांटना चाहिए था। आप सब लोगों के लाड प्यार ने हो उसे एकदम जिद्दी बना दिया है। उसकी बात सुन के इशिका कहती है, इट्स ओके आदि। ऋषु अभी छोटा बच्चा ही तो है, अभी जिद नहीं करेगा तो कब करेगा? और वैसे भी हमें हमारे बेटे को किसी भी चीज की कमी थोड़े ना होनी चाहिए। दिलवा देंगे उसे एक पेट डॉग कल ही। और वैसे भी घर में एक पेट होगा तो वो भी बोर नहीं होगा। और आपको पता है अगर हम एक डॉग को ऋषु के साथ खेलने देंगे न तो उसके साथ वो भी काफी फिजिकल खेल खेलेगा। इशिका की बात आदित्य को सही लगती है इसलिए वो कहता है, ठीक है, कल मैं शाम को जल्दी वापस आ जाऊंगा। ओके, चलिए पहले ऋषु को देख आते हैं। आज सुबह से नहीं देखा है मैंने उसे, इशिका ने कहा। आदित्य उसके साथ ऋषु के रूम में जाने को राजी हो जाता है। जब दोनों ऋषु के रूम का डोर ओपन करके अंदर आते हैं तो अंदर का नजारा देखकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर अंदर की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। वो ऋषु की स्टडी टेबल की ओर जाते हैं, जहां वो अपना सर अपनी टेबल पर रख कर सोया हुआ था। जब वो उसके पास गए तो उन्होंने पाया कि ऋषु की नोटबुक उसके सर के पास हो पड़ी थी और ऋषु के दोनों हाथ भी टेबल पर ही रखा हुआ था। उसके एक हाथ में पेंसिल थी। दोनों देखकर समझ गए कि ऋषु थककर होमवर्क करते वक्त ही सो गया था। ऋषु के बाल उसके फोरहेड पर बिखरे हुए थे और उसकी प्यारी सी आंखें बंद थी। उसके गाल थोड़े से लाल थे। वो हमेशा की ही तरह बहुत क्यूट लग रहा था। आदित्य उसे देखकर कहता है, दूसरे के पेट डॉग के साथ खेलकर तो इसका ये हाल है, जब इसका खुद का पेट डॉग होगा तो क्या होगा? इसकी बात इशिका कहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम कुछ रूल्स बना लेंगे। फिर वो प्यार से ऋषु का फेस अपनी साइड करती है तो देखती है कि ऋषु के मुंह से लार निकलकर उसके टेबल पर बिखरी हुई थी, जिसे देख इशिका को कोई घिन नहीं आती बल्कि वो तो अपने हाथ से ही उसकी लार साफ करने वाली होती है कि तभी आदित्य उसको रोकता हुआ बोलता है, रुको मैं कर देता हूँ। इतना कहकर आदित्य अपना हाथ ऋषु को तरफ बढ़ता ही है कि तभी इशिका उसके हाथ को बीच में ही पकड़कर कहती है, रुकिए, मुझे करने दीजिए। आदित्य रुक जाता है और उसके चेहरे की ओर देखकर कुछ कहने ही वाला होता है कि उससे पहले ही इशिका अपने चेहरे पर गिल्टी एक्सप्रेशंस के साथ कहती है, वैसे भी मैंने कभी अपने बेटे की नापी तक चेंज नहीं की। इशिका की बात सुनकर आदित्य को उस दिन की याद आ जाती है जब ऋषु सिर्फ 5 महीने का था और वो ऋषु को अपनी गोद में लेकर हॉल में बैठा उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहा था। तभी इशिका भी अपने रूम से नीचे आ ही रही थी कि तभी ऋषु ने आदित्य के ऊपर टॉयलेट कर दिया तो इशिका ने उसको देखकर अपने फेस पर बहुत ही डिस्गस्ट वाले एक्सप्रेशंस के साथ अपना मुंह उनकी ओर से मुड़कर वहां से तुरंत वापस अपने रूम में लौट गई थी। आदित्य के साथ ही इशिका भी उसी पल को याद करके अपनी आंखों में आए पानी को जल्दी से अपने हाथ से पोंछती है, लेकिन फिर भी वो दोबारा बह जाता है, क्योंकि उसे बहुत ही बुरा लग रहा था ये सोचकर कि अपने 5 महीने के बेबी को टॉयलेट करता देख उसका मन कैसे घिन से भर गया था। इशिका को वो पल याद करके खुद से ही घिन महसूस हो रही थी। लेकिन तभी आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ मुड़ते हुए कहा, इशिका प्लीज खुद को कसूरवार मत समझो। तुम्हारी वो घिन ऋषु के लिए नहीं बल्कि मेरी घटिया हरकत के लिए थी। और वैसे भी तुम भूल गई कि ऋषु हमेशा कहता है कि उसे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं पसंद। सो प्लीज स्टॉप क्राइंग, वरना अगर ऋषु उठ गया तो वो भी रोने लगेगा। इशिका उसकी बात सुनकर तुरंत चुप हो जाती है क्योंकि वो अब और अपने बेटे को रुलाना नहीं चाहती थी। फिर उसने अपने एक हाथ से बहुत प्यार और धीरे से ऋषु के फेस को हल्का सा हवा में लिफ्ट किया और अपने दूसरे हाथ से उसकी लार को पोंछने लगी। उसकी लार को इशिका बहुत प्यार से आराम से पोंछती है क्योंकि वो उस पल में वो हर पल इमेजिन कर लेना चाहती थी जब उसने ऋषु के लिए वो सब नहीं किया जो हर माँ अपने बच्चे के लिए करती है। इस वक्त उसकी आंखों में ममता की वो खुशी दिखाई दे रही थी जो कि किसी भी माँ को आंखों में उसके न्यूबॉर्न बेबी को नहलाकर तैयार करते वक्त होती है।
तो वही आदित्य भी इशिका की आंखों में उसकी ये खुशी साफ देख सकता था और हमेशा की ही तरफ वो भी इशिका की खुशी में खुश था। इशिका फिर ऋषु को संभाल कर अपनी गोद में उठा लेती है और जाकर उसके बेड पर लेटा देती है और प्यार से किस करती है। तो वही आदित्य को नजर ऋषु की नोटबुक पर जाती है जिसमें कि उसने अभी तक अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था। उसके देखकर वो इशिका से कहता है, ऋषु ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। अगर उसने सुबह से पहले इसे कंप्लीट नहीं किया तो इसे कल स्कूल में पनिशमेंट मिलेगी। इशिका जो कि ऋषु की तरफ वो प्यार से देख रही थी, वो मुस्कुरा कर कहती है, जब वो आधी रात में स्नैक्स के लिए उठेगा तब पूरा कर लेगा। उसकी बात सुनकर आदित्य कुछ सोचता है और फिर उसके पास आकर वो भी बेड पर बैठते हुए एक डेविल स्माइल के साथ बोलता है, फिर तो हम भी आज रात यही सोना चाहिए, वरना उसका होमवर्क कंप्लीट कौन करवाएगा। उसकी बात सुनकर इशिका उसके मन की शैतानी जान जाती है। दरअसल वो दोनों अभी भी अलग अलग रूम्स में ही सोते थे और वो एक साथ तभी सो पाते थे जब वो ऋषु के रूम में सोते थे। इसलिए इशिका ने भी उसको देखकर स्माइल करके उसको हाँ को इशारा करते हुए कहा, लेकिन पहले हमें अपने कपड़े भी तो चेंज करने होंगे। और साथ ही ऋषु ने भी अपने नाइट सूट नहीं पहना अभी तक। आदित्य कहता है, ठीक है, चलो फिर पहले हम लोग चेंज करके आते हैं, फिर ऋषु के कपड़े भी चेंज कर देंगे। उसकी बात सुन इशिका के दिमाग में कुछ आता है और वो एक्साइटेड होते हुए आदित्य से कहती है, क्यों ना आज हम वो वाला नाइट सूट फैमिली सेट पहने जो कि मैंने खरीदा था, वो नेवी ब्लू वाला प्लेन नाइट सूट। इशिका दरअसल उस नाइट सूट की बात कर रही थी जो कि उसने गलती से मिकी माउस वाले से रिप्लेस हो गया था। लेकिन मॉल वाली ने अगले ही दिन इशिका को उसका वाला नाइट सूट का फैमिली सेट भी सेंड करवा दिया था। लेकिन वो मिकी माउस वाला सूट तो वो लोग पहन चुके थे, इसलिए इशिका ने इस सेट को भी वापस नहीं किया। इशिका की बात सुनकर आदित्य भी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो भी तो इशिका की पसंद की चीज पहनना चाहता था, क्योंकि वो दूसरा वाला तो किसी और की पसंद का था। आदित्य के चेहरे को पढ़कर ही इशिका उसके रिएक्शन को समझ गई और उसने आदित्य से कहा, मैं अपने रूम से चेंज करके आपका और ऋषु वाला यही ले आऊंगी, फिर आप यही बाथरूम में चेंज कर लेना और तब तक मैं ऋषु को भी उसका वाला नाइट सूट पहना दूंगी। 11:30 PM। इशिका, आदित्य और ऋषु उसके बेड पर लेटे हुए थे। उन तीनों ने ही इशिका वाला नाइट सूट चेंज कर लिया था और तीनों पर ही वो बहुत अच्छा लग रहा था। तीनों के सूट एक फुल स्लीव्स लूज टी शर्ट और पजामा थे और तीनों के ही सूट्स एक जैसे लग रहे थे। ऋषु बेड के एक साइड में था, उसके पास इशिका उसकी तरफ मुंह करके लेटी हुई थी और इशिका के पीछे आदित्य भी इन दोनों की ही तरफ मुंह करके लेटा हुआ था। अचानक ही लेते हुए इशिका को अपने पेट पर कुछ वेट सा महसूस हुआ तो इशिका की बॉडी में कंपन सी पैदा हो गई। उसने जल्द ही अपनी टी शर्ट के नीचे अपने पेट पर चल रहे आदित्य के हाथ पर अपना हाथ रख उसे रोक लिए। क्या कर रहे आप, नींद नहीं आ रही आपको? इशिका ने वैसे ही लेटे हुए एक बहकी सी आवाज में आदित्य से पूछा। उसकी आवाज सुनकर आदित्य जो कि उसके पीछे ही लेटा उसको ही देख रहा था, अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल लिए कहता है, हाँ, मुझे भी तुम्हारी ही तरह नींद नहीं आ रही, इसलिए मैंने सोचा कि तुम तो मुझे प्यार से सुलाने से रही, इसलिए क्यों ना मैं ही तुम्हें प्यार से सुला दूं। और इतना कहकर वो फिर से इशिका के हाथ के नीचे दबे अपने हाथ को फिर से इशिका के पेट पर फिराने लग जाता है। उसकी यूं बेशर्मी भरी बात सुनकर और हरकत देखकर इशिका के कान लाल हो गए और वो शर्माते हुए बोली, ऐसे कौन सुलाता है भला? कहते हुए इशिका फिर से अपनी पकड़ उसके हाथ पर मजबूत करते हुए उसके हाथ को रोक देती है। उसकी बात के जवाब आदित्य भी और ज्यादा बेशर्मी दिखाते हुए उससे कहता है, तुम भी तो ऋषु के पेट पे ऐसे ही हाथ फहराती हो। उसकी बात सुन इशिका हंसते हुए कहती है, वो तो उसे कंफर्टेबल फील करवाने के लिए क्योंकि वो छोटा है, लेकिन मैं तो छोटी नहीं, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और ऐसे कहकर इशिका फिर से आदित्य के हाथ को रोक देती है। इस बार आदित्य झेप जाता है और थोड़े जिद दीपने से कहता है, मैं भी तुम्हें कंफर्टेबल फील करवा रहा हूँ। और इतना कहकर वो फिर से अपना हाथ चलाने लगता है। उसकी बात सुनकर इशिका को मन ही मन बहुत हंसी आती है और वो कुछ कह नहीं पाती लेकिन अपने हाथ को उसके हाथ के ऊपर से हटा लेती है। ये एक तरीके से उसकी साइलेंट एग्रीमेंट ही थी कि उसको वाकई कंफर्टेबल फील हो रहा था, जिससे आदित्य की हिम्मत बढ़ जाती है और वो अपने हाथ को इशिका के पेट पर फिराते हुए धीरे धीरे करके और ऊपर ले जाने लगता है, जिसे इशिका बिल्कुल भी माइंड नहीं करती, लेकिन वो अपने एक पैर पर अपने दूसरे पैर को फिराने लगी थी, क्योंकि उसे आदित्य के टच से कुछ कुछ हो रहा था। तभी आदित्य खुद भी इशिका के बहुत करीब आ जाता है, इतना कि इशिका की पीठ उसके सीने से चिपक रही थी और आदित्य सांसें उसे अपने गले पर महसूस हो रही थी, जिससे इशिका की आंखें बंद हो हुई और मुंह हल्का से खुल गया। अब तक तो आदित्य का हाथ भी उसके ऊपर तक पहुंच चुका था, जिसे महसूस करते ही इशिका की पकड़ बेडशीट पर कस जाती है। आदित्य का हाथ उसके ऊपर तक पहुंचते ही उसके हाथ उसके काबू से बाहर हो जाते हैं। उसका दिल उसे आगे बढ़ने से मना कर रहा था, लेकिन उसके हाथ इशिता को छूना चाहते थे। आदित्य खुद पर काबू करने की कोशिश तो बहु करता है,
लेकिन आखिर में उसका कंट्रोल उन पर से खो ही जाता है और उसके हाथ उसके ऊपर तक पहुंच जाते हैं, जिससे इशिका की पकड़ बेडशीट पर और कस जाती है, लेकिन फिर भी वो आदित्य को नहीं रोकती। आदित्य उससे एक सेडिक्टिव आवाज में पूछता है, कैन आई फॉन्डल देम? उसका सवाल सुन इशिका कुछ के पाती को उससे पहले ही ऋषु मूवमेंट करने लगता है, जिसे देख इशिका को उसके उठने का आभास हो जाता है और वो जल्दी से आदित्य से कहती है, ऋषु उठ गया। उसकी बात सुनते ही आदित्य जल्दी से अपना हाथ इशिका की टी शर्ट से बाहर निकल लेता है और वो जल्दी से इशिका से थोड़ा दूर हो जाता है। जब तक वो दोनों सेटल होते हैं तब तक ऋषु भी अपनी आंखें खोल लेता है और वो उन दोनों की तरफ पलटकर देखता है तो दोनों ही एकदम नॉर्मल होने का दिखावा करते हैं। लेकिन फिर भी दोनों के मन में डर था कि कहीं ऋषु ने कुछ गलत तो देख नहीं लिया। लेकिन ऐसा कुछ था। ऋषु तो उन दोनों को अपने पास लेता देखकर अपनी आंखें मसलता हुआ कहता है, मम्मा, डैडी, आप दोनों आ गए। इशिका उसको देखकर उसके सर पर हाथ फिराकर कहती है, हाँ बेबी, हम तो कब का आ गए, लेकिन जब आए तब तक आप सो चुके थे और आपने अपने होमवर्क भी फिनिश नहीं किया। इशिका की बात सुनकर ऋषु थोड़ी परेशान करते हुए कहता है, ओफो, ये होमवर्क अभी तक नहीं खत्म हुआ। अब ऋषु को अभी करना पड़ेगा, वरना टीचर गुस्सा होंगी। लेकिन अभी ऋषु का मन नहीं कर रहा और अभी तो भूख भी लग रही है। उसकी बात सुनकर इशिका मुस्कुराती है तो आदित्य उठकर बैठे हुए ऋषु की तरफ देखकर उससे कहता है, टीचर के गुस्सा होने की इतनी ही फिक्र है तो आपको दोपहर में ही अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना चाहिए था। और ये क्या, आप आधी रात होने से पहले ही फिर भूखे हो गए? आपने डिनर ठीक से नहीं किया था क्या? उद्धरण चिन्ह। आदित्य की बात में हल्की सी नाराजगी थी क्योंकि ऋषु ने आज फिर से उसके इतने अच्छे मोमेंट को स्पॉइल जो कर दिया था। उसकी बात सुन ऋषु उठकर बैठ जाता है और वो अपने फाइटिंग मोड को ऑन करते हुए बोला, डैडी, आज ऋषु को आपकी वजह से एक्स्ट्रा होमवर्क करना पड़ा है। आप भूल गए, आपने ही ऋषु को एक्स्ट्रा वर्कशीट बनाकर दी थी, मैथ्स और इंग्लिश की, और आपने ही कहा था कि इस वीक के लास्ट से पहले वो सॉल्व हो जानी चाहिए। तो इसलिए आज ऋषु पहले उन्हें ही सॉल्व कर रहा था। और रही बात भूख को, तो आपको पता है ऋषु ने जानबूझकर खाना कम खाया था, क्योंकि वो आप दोनों के साथ खाना चाहता था, लेकिन आप जानबूझकर लेट आए। आपको खुद लेट आना ही था तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ऋषु की मम्मा को तो जल्दी भेज देते। ऋषु को बात सुनकर जहां आदित्य की बोलती बंद हो गई, तो वही इशिका भी उठकर बैठती हुई पाउट करते हुए बोली, ओह बेबी मम्मा, सो सॉरी। मम्मा को भी जोड़ी काम आ गया था, इसलिए मम्मा जल्दी नहीं आ पाई। लेकिन कोई बात नहीं, आप जो चाहते थे वही होगा। हम सब साथ बैठकर खाएंगे क्योंकि मम्मा सबके लिए नूडल्स बनाएंगी।